बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि इस वक्त कोरोना वबा के साथ साथ हम रमज़ानुल मुबारक मना रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट रहे हैं। हर बंदे की यही कोशिश होती है कि इबादत कर ली जाएँ, रोज़े को अच्छे से गुजारा जाए, उसमें तरह तरह की हमारे पास होती हैं जो दुआएं हम वो पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो ये महीना है इसमें हम जितनी बरकतें, जितनी रहमतें, जितनी नेकियां हो सकती हैं हम वो समेटें। इसके साथ ही साथ हमें अपने हमसायों का, अपने जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनका भी ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये भी एक नेकी में आता है। तो बिल्कुल, आप जब अपने आसपास वालों का, जिस तरह से इशाल कह रही है, आप ख्याल रख रहे हैं, तो फिर आप अपने आसपास वालों का इस रमज़ान में कोरोना से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है कोरोना वायरस की वजह से। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके हमसाए को भी आपकी वजह से कोरोना वायरस जो है मुंतकिल हो जाए, आपके साथ काम करने वाले को कोरोना वायरस मुंतकिल आपकी कोताही की वजह से हो सकता है। तो आपने बहुत ज़्यादा इस रमज़ानुल मुबारक में इस बात का भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ बच्चों के लिए ख़बर यह है कि अब आपके एग्ज़ाम्स नहीं होने जा रहे हैं। शफकत महमूद साहब ने तो ये ऐलान कर दिया, 15 जून तक कोई भी किसी भी किस्म के इम्तिहानात नहीं होंगे। OA लेवल्स के लिए, कैम्ब्रिज के लिए भी जो बात हो रही थी वो भी यही बताया गया है कि अक्टूबर नवंबर की जो है अब आप उसमें जाके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी मौजूद हैं। A2 का जिक्र हो रहा था जो शफकत महमूद साहब ने किया था। इशाल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये यहाँ तक जो बात थी कि थोड़ा डिले में चले जाएं एग्ज़ाम्स, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम पर रहम व करम करे और हम अक्टूबर नवंबर तक इस वबा से पूरी तरह से निकल आएँ, ताकि जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम इस वक्त इसलिए जो एग्ज़ामिनेशन हॉल हैं उनमें जाना नहीं चाहते ताकि कोरोना से मुतासिर ना हो जाए। ये किसी हद तक बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि हर बंदा अपने आप को इस वक्त महफूज रखना चाहता है। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर में हम जाएंगे, उन महीनों में जब तक हम जाएंगे, तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वबा से वैसे ही निजात दिलाते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा और ही ये हो। तभी मुमकिन है जब हम एहतियात करें। अभी तो 15 जून तक वैसे फैसला हुआ, बाकी इम्तिहानात जो तमाम बोर्ड इम्तिहानात होने थे, इवन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो यूनिवर्सिटीज़ में इम्तिहानात हो रहे थे उनके बारे में भी ये फैसला किया गया। ये कोई खुश दिली से फैसला नहीं किया गया। बच्चे इस पर शायद खुश होंगे, लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है। हम इतनी मुश्किल में है कि इतने सख्त फैसले हमें करना पड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं कि अब आपने एहतियात शुरू कर दी होगी, क्योंकि नंबर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। 201 कीमती जानें हम जो हैं खो चुके हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, जो इस वबा के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। और ये नहीं है सिर्फ कि ये जाने चली गई हैं, अभी और बहुत सारे मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, ICUs में मौजूद हैं, और जिनको इस वक्त जो बेड्स हैं वो दस्तियाब नहीं हैं। आप उनका भी सोचें कि वो यही सोच रहे होंगे इस वक्त ऑक्सीजन बेड पर लेटे हुए कि काश हमने एहतियात कर ली होती। बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना के वार तेज़ से तेज़ तर होते जा रहे हैं, हलाकतें और केसेस हैं वो बढ़ रही हैं, और उनको रोकने के लिए हुकूमती कोशिशें भी जारी हैं। अगर हम बात करें कि कल से 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर दी गई, और फैसल सुल्तान साहब भी यही कह रहे थे कि हम मज़ीद जो है तकरीबन 3 करोड़ डोजेज़ जो हैं कोरोना वैक्सीन की वो मंगवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के जैसे हम बात करें, उन्होंने कहा कि जहाँ SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा वहाँ लॉकडाउन लग सकता है, और ये सख्त फैसले हैं जो कि हमें करने पड़ेंगे। अवाम SOPs और समाजी फासले का ख़ास ख्याल रखें। इस बार हमें ईद SOPs और सादगी से गुजारना होगी। यही हम भी बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर हम एक ईद घर पे गुजार लेंगे, एहतियात से गुजार लेंगे, बिना शॉपिंग के गुजार लेंगे, तो भी कोई हर्ज नहीं है। ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त कोई चीज़ नहीं है। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत तोहफे और डोनेशन में मिलने वाली जो वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं कर रही है, बल्कि 3 कंपनी से वैक्सीन ख़रीद रही है, और ये 3 करोड़ वैक्सीन डोजेज़ हैं, जिस तरह कि हमजा ने बताया भी, इसके ख़रीदने का मुआहदा कर लिया गया है, और बहुत जल्द पाकिस्तान जो डोजेज़ हैं वैक्सीन की वो पहुँच जाएंगी। और हुकूमत की तो कोशिश ये है कि जैसे ही ईद ख़त्म होगी, रमज़ान ख़त्म होने के बाद, ईद गुजर जाने के बाद, तमाम लोगों के लिए 18 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको शुरू कर दिया जाए। ये ख्वाहिश भी है, हुकूमत की कोशिश भी है। जबकि हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में इम्तिहानात जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे, ये वज़ीर तालीम शफकत महमूद जो हैं उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि 15 जून तक जो है कोई इम्तिहान नहीं होगा, और O लेवल के जो इम्तिहानात हैं वो भी अब अक्टूबर नवंबर में होंगे, जैसे हम आपको बता रहे थे। और मई के तीसरे हफ्ते में सूरत हाल का जो है दोबारा जायज़ा भी लिया जाएगा। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी यही कहना है कि कोशिश है कि लॉकडाउन की तरफ
ना जाना पड़े, और ये कोशिश ही है और आखिरी ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ये केसेस जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आखिरी ऑप्शन की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने एहतियात नहीं की, केसेस इस तरह से बढ़ते रहे, शरह अमवात में इजाफा होता रहा, तो कुछ ना करते हुए भी, ना चाहते हुए भी हुकूमत को ऐसा सख्त फैसला लेना पड़ेगा कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। वफाकी वज़ीर ने यह भी हवाले से कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मर्दान में मुकम्मल लॉकडाउन लगाया है, जहाँ कोविड की शरह 40% के करीब बताई जा रही थी कि पहुँच चुकी है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा था कि करीबी शहरों को शदीद खतरात लाहक थे, इसलिए मर्दान को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया है। यही बात है। और तमाम जो जिसके दीगर शहर थे करीब तरीन, उनको भी खतरात लाहक थे कि वहाँ पर भी जो है फैल सकता था कोरोना। बिल्कुल ऐसे ही मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल क्या है, क्या मुख्तलिफ जो करीबी तरीन अजला हैं, करीब तरीन अजला, उनमें भी लॉकडाउन लग सकता है, हुकूमत क्या सोच रही है, इसी पर बात करेंगे। तर्जुमा पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगई साहब हमारे साथ मौजूद है। बंगई साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मर्दान में सबसे पहले बात कर लेते हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया, इस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए हैं, इस वक्त सूरत हाल लॉकडाउन के बाद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मर्दान में केसेस की शरह बहुत ज़्यादा है, 30% से आज भी पॉजिटिविटी रेट मर्दान में बहुत ज़्यादा है, तो उसी वजह से हमने लॉकडाउन लगाया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिनमें स्पेशली पुलिस और आर्मी का मैं जिक्र करूँगा, उनके ताउन के साथ हम मुकम्मल लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फ़ाल तरीके से इंश्योर कर रहे हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो दुकानें हैं, जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं या और जो मेडिसिन स्टोर्स हैं, वो खुली हैं, उनमें भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड तरीके से जो है वो लोगों की एक्सेस को हम इंश्योर कर रहे हैं। तो काफ़ी पेशरफ्त है अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉकडाउन है उसके हवाले से, और हम उसको इंश्योर कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो सक्सेसफुल है। अच्छा, इस हवाले से बंगी साहब ये भी बताइएगा, क्या खैबर पख्तूनख्वा के मजीद शहर जो करीब तरीन है वहाँ पर भी लॉकडाउन ज़ेर गौर है, और SOPs पर अमल दरामद के लिए अब फ़ौज की मदद किस तरीके से ली जा रही है? जी, बाकी अजला में पेशावर और लोअर दीर के ज़िलों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। फ़िलहाल यहाँ पे लॉकडाउन ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहें जिस तरह की पॉजिटिविटी तेज़ी के साथ हो रही है, तो हम इसके ऊपर भी गौर कर सकते हैं। ये टफ़ डिसीजन है, उससे पहले हमें काफ़ी होमवर्क करनी पड़ती है कि लोगों की जो अशियाए खुर्द-ओ-नोश की ज़रूरियात हैं या बाकी ज़रूरियात हैं वो इंश्योर हो, इकनॉमिक हिट भी ना लगे, लोगों के बिजनेसेस इफ़ेक्ट ना हो, लोगों का जो रोज़गार है वो इफ़ेक्ट ना हो। तो ये एक टफ़ फैसला है। बाकी अजला में भी हम बड़ा सोच समझ कर इसको कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोग हेल्प करेंगे, जो SOPs हैं उसको फॉलो करेंगे, तो हमें इस तरफ नहीं जाना पड़ेगा। पाक फ़ौज जो है उनकी सपोर्ट हमने मांगी थी फेडरल गवर्नमेंट से, थैंक्स टू फेडरल गवर्नमेंट एंड आर्मी, कि वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस में है, हमारे साथ हैं मुकम्मल तौर पर, और हम इंश्योर कर रहे हैं जो ज़्यादा पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम पाक फ़ौज की जो मदद है वो हासिल कर रहे हैं। अच्छा मगर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर सियाहती मकामात हैं, दूसरे सूबों से भी लोग यहाँ का रुख कर रहे होते हैं। हम ईद पे देखते हैं कि खासा जो है रश हो जाता है सियाहती मकामात पर। ईद के दौरान, ईद के दिनों में जब छुट्टियाँ होंगी, इस दौरान बंद रखने के लिए कि यहाँ पर एंट्री ही ना हो सके, हुकूमत ने क्या पॉलिसी अपनाई है? जी बिल्कुल, जो सियाहती मकामात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ईद में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से हमारे सियाहती मकामात में लोग आते हैं। हमने NCC में प्राइम मिनिस्टर के सामने वज़ीर आला महमूद खान ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम बाकी सूबों के साथ भी इसके ऊपर टेकअप करें कि वो अपने विज़िटर्स को रिस्ट्रिक्ट रखें। हमारे यहाँ बहरहाल ईद के दिनों में जो है वो टूरिज़म के जो एरियाज़ हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, वहाँ पे जो है वो सारे SOPs को फॉलो कर दिया जाएगा, और जो ईद के दिन हैं बिलखुसूस जो ईद की छुट्टियां, वहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि टूरिस्ट जो हैं वो ना आएँ। हम बाकी सूबों से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो भी इस बारे में हमारी हेल्प करें, बिलखुसूस जो हमारे एडजेसेंट जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो लगते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का और इस्लामाबाद और पंजाब के जो अजला हैं, या जो बलूचिस्तान के कुछ अजला हमारे साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपने जो ट्रांसपोर्ट है या जो टूरिस्ट हैं उनको रिस्ट्रिक्ट रखें। हम बार बार बात करते हैं कि SOPs पर जब तक हम खुद अमल दरामद नहीं करेंगे तो अवाम उसको किस तरीके से सीरियस लेगी। अभी हम बात कर लेते हैं वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब की, जिन्होंने कल अफ्तार पार्टी मुनाकिद की, उसमें शिरकत की। क्या ये मनफी पैगाम नहीं जाता अवाम को? अवाम भी क्या सीरियस लेंगे इसके बाद? जी, तैमूर झगड़ा को इनवाइट किया गया था इफ्तार पार्टी के ऊपर, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ नहीं की थी।
और उनको अच्छा। ये भी नहीं बताया गया था कि कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। बहरहाल आपने बजा फरमाया कि मैसेजिंग ठीक नहीं गई उसकी, तैमूर जगड़ा की तरफ से भी मैसेज आएगा। बहरहाल हमने जो गवर्नमेंट की सतह पर जो हमारा 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो हमारा मिशन है, मैनिफेस्टो है, उसको मनोअन इम्प्लीमेंट करते हुए हमने जो FIR की उसमें तैमूर जगड़ा को भी नॉमिनेट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, तैमूर जगड़ा भी कानून का सामना करेंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि हमने अपने सिटिंग मिनिस्टर को नॉमिनेट किया FIR। ठीक है बंगे साहब, ये भी बताइएगा कि एक तो मामला ये है बाजार ना खुले हों जो मुकर्ररा वक्त है उसके बाद, लेकिन मुकर्ररा औकात की बात कर लें, उसके अंदर हम देख रहे हैं बाजारों में खासा रश है। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए वो जो मुकर्ररा वक्त के अंदर लोग आ रहे हैं, KP हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? तो मैं 3 हफ्ते की डिटेल्स बताऊं तो तकरीबन 2.5 लाख तक हमने जो एक्शंस हैं वो लिए हैं। 80 लाख रुपए तक हमने जुर्माने कलेक्ट किए हैं पिछले 3 हफ्तों में। बहुत से तकरीबन 2800 से ज़्यादा FIRs हमने किए हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम आवाम को तंग करें, बल्कि यह है कि लोगों में डेटरेंस क्रिएट हो, लोग इस जो 3rd वेव है इसको सीरियसली लें। और हम SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, हमने पाक फ़ौज का ताउन भी हासिल किया। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। उलमाए कराम को भी हमने इंगेज रखा हुआ है। हम उलमाए कराम से भी कहते हैं कि वो मेंबर और महराब से जो है ये मैसेज दें। उलमाए कराम के भी हम थैंकफुल हैं। तो हम ओवरऑल दोनों एस्पेक्ट्स पे इसको ले रहे हैं, एक साइड पे इन्फोर्समेंट और दूसरी साइड पे अवेयरनेस, जिसके लिए हम मशकूर हैं तमाम सेगमेंट्स के। और उम्मीद है कि आवाम हमारे साथ ताउन करेगी जिस तरह 1st और 2nd वेव में किया। अब अस्पतालों की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। इस वक्त अस्पतालों की कैपेसिटी कितनी है और क्या इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पताल जो हैं वो तैयार हैं इस वक्त हमारे? जी, हमारे हस्पतालों की सूरत हाल भी पूरे पाकिस्तान की तरह, बल्कि पाकिस्तान के ओवरऑल एवरेज से हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ख़राब है। हमारे हस्पतालों की कैपेसिटी जो है वो 80-85% से ज़्यादा जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है। हम मज़ीद कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हम हॉस्पिटल्स में जो है बेड्स की कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं। सेहत कार्ड से हमने कोरोना का इलाज शुरू करवा दिया है। प्राइवेट सेक्टर को हमने इन्वॉल्व कर दिया ताकि वो भी इसको करें। वैक्सीनेशन ड्राइव भी हमारी बहुत तेज़ी के साथ जारी है NCOC की गाइडलाइंस के ऊपर। हम बाकी वैक्सीनेशन के ऊपर भी हमें NCOC की तरफ से क्लियर गो अहेड आ चुका है कि आप उसके ऊपर भी नेगोशिएशन करें। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इसके। हस्पतालों की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसी वजह से हम बारहा कह रहे हैं कि जो मर्दान में हमने लॉकडाउन किया वो एक टफ़ डिसीजन था। बाकी अजला में भी खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन वर्स होती है तो हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बंगे साहब बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, आप उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी कोरोना के वार जो हैं इस वक्त जारी हैं। हम जुड़वा शहर कहते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एक साथ बात की जाती है, लेकिन रावलपिंडी की जो सूरत हाल है उसकी बात कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ अगर बात करें रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक दिन में सबसे ज़्यादा जो है कोरोना से हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और कोरोना से मुतासर 16 में से 11 मरीज़ों का ताल्लुक रावलपिंडी से बताया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सोचें कि 16 में से 11 का ताल्लुक रावलपिंडी से था, और रावलपिंडी की सूरत हाल फिर क्या होगी, कितनी संगीन हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसी बात से। और वहाँ पर SOPs को फॉलो किस तरीके से करवाया जा रहा है या क्या वहाँ पर हो रहा है। पाकिस्तान में जो कोरोना वबा है उससे फैलने के बाद रावलपिंडी में एक दिन में सबसे ज़्यादा ये हलाकतें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हम समझते हैं कि वहाँ पर रावलपिंडी में फ़ौज भी तैनात कर दी गई है। SOPs पर अमल दरामद हो रहा होगा, अब तो शुरू हो ही चुका होगा, लेकिन जो पिछली हलाकतें थी, जो लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, उनमें से सबसे ज़्यादा अब तक की जो शरह अमवात है वो रिकॉर्ड की गई है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंतज़ामिया की जानिब से लाउड स्पीकर पर अब SOPs पर अमल दरामद के ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। अब हम सख्त फ़ैसले भी कर रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर क्या सख्त फ़ैसले किए जा रहे हैं। बहुत अगर हम देखें तो रश होता है इस शहर के अंदर भी, जैसे हम लाहौर में सूरत हाल देखते हैं कि बाज़ारों में खासा रश होता है, रावलपिंडी में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती नहीं है। अब जब सख्तियाँ की गई हैं तो क्या फ़ैसले लिए गए हैं, लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे होंगे। DC रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। DC साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा रावलपिंडी में इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या परेशान होने की बात है, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कितना प्रेशर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यह है कि जो पिंडी के अंदर सिचुएशन ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर ही क्रिटिकल है,
और पिंडी के अंदर भी सिचुएशन टफ है, पर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत क्रिटिकल है। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है पहले 15% प्लस था, पंजाब के कुछ अजला में 20% प्लस भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारा पॉजिटिविटी रात को जो हमारा था वो 10% था। तो इसका मतलब है कि सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है, बट डेफिनेटली ये जो एक थर्ड वेव है उसमें सिचुएशन तो ओवरऑल ही पूरे मुल्क के अंदर ही क्रिटिकल है। सही। तो इनवारुल हक साहब ये भी बताइएगा, मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ या फिर जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा रहा है, और अगर लिया जा रहा है तो क्या सज़ाएं मुकर्रर की जा रही हैं ताकि आवाम जो है इसको सीरियस लेना शुरू हो जाए? देखिए, जो आपने बात की थी इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें तीन चीज़ें हैं जो पूरे मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में ही हो रही हैं, और पिंडी में भी वही सिस्टम है। पहला तो हमारे पास एक है जो ओवरऑल लॉकडाउन है, जिसके अंदर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। 6 बजे के अंदर मार्केट क्लोजर है एक्सेप्ट ग्रॉसरीज और बाकी चीज़ें। उसके अलावा बाकी मास्क के अंदर SOPs हैं। मगर इस जगह पे जो डिफरेंट चीज़ हो रही है पंजाब के 3-4 ज़िलों में जो है, जो पिंडी में भी है, वो पाकिस्तान आर्मी जो है उसको बुलाया गया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हमारे पास आर्मी, रेंजर्स प्लस पुलिस के साथ हमने एक फ्लैग मार्च किया और लोगों को सेंसिटाइज करने का था। ज़रा जब आर्मी इन एड ऑफ सिविल पावर आए तो वैसे भी वो क्रिटिकल सिचुएशन में आती है। तो जब कल वो आए तो हमने लोगों को आगाही के लिए एक तो मार्च किया, फिर लोगों को जो मास्क की अवेयरनेस है इसके अंदर हमने काफ़ी हद तक हम काम कर रहे हैं। जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट है। जो हमारे की ज़्यादा स्लम्स एरिया हैं या कंजेस्टेड बाज़ार हैं, राजा बाज़ार, उसमें हम बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं करा सके, और हमारा भी ज़्यादा फोकस भी उन्हीं जगहों के ऊपर है कि जिस जगह पे हमारी इम्प्लीमेंटेशन ज़रा कमज़ोर है, जिस जगह पे कंजेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जिस जगह पे हमारे एक इशू है, तो वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको फर्दर इम्प्रूव करें। बिल्कुल ठीक है। बाकी आपने बात की, हमने काफ़ी बात की, रात को भी हमने कुछ 73 बंदे हमने अरेस्ट किए थे जो SOPs वायलेशन के ऊपर थे, जिसमें स्नोकर क्लब्स हो गए, बाकी जिम्स हो गए, कोई मैरिज हॉल हो गए, जिस जगह पे ये लोग वायलेशन कर रहे हैं। तो ये जो अरेस्ट है ये डेली बेसिस पे 70 से 100 बंदे डेली अरेस्ट होते भी हैं, और आस्ता आस्ता भी सिचुएशन में समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ इम्प्रूव हो रही है। बिल्कुल ठीक है। DC साहब, हमें ये भी बताइएगा, लाहौर में हमने देखा कमिश्नर लाहौर ने ये कहा कि हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर रहे हैं। जो लोग इस SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में क्या ऐसी सूरत हाल है? क्या आप भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? दूसरी चीज़ हमें ये भी बता दीजिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि एहतियात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोरोना तो मौजूद ही नहीं है। क्या ऐसा भी कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि शहरी शिकायत कर सकें कि ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छी इंटरवेंशन सॉफ्ट इंटरवेंशन है कि बजाय बहुत ज़्यादा लोगों को एक लिहाज से हम उसको बहुत ज़्यादा अरेस्ट शुरू कर दें। जो सॉफ्ट इंटरवेंशन है, जैसे अगर हम उन लोगों को मास्क की अवेयरनेस करते हैं, जैसे आप के तवसत से है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा एक अच्छा एक इम्प्रेशन है, एक इमेज है। क्योंकि आपने ये भी सोचना है कि हम अगर बहुत मैसिव अरेस्ट करें तो बाइंड ऑफ द डे बंदे तो लॉकअप्स में जाने हैं, तो लॉकअप्स में तो हमारे पास ऑलरेडी इतनी जगह नहीं है जिस जगह पर डिस्टेंसिंग इंश्योर कर सकें। तो हम जो बाजार का रश है, अगर वो थाना में लेके चले जाएंगे तो उस जगह पर वबा तो और ही फैलेगी। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैसेज हमारे से ज़्यादा इफेक्टिव डिलीवर कर सकते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पहनने का और हाथ की सफाई का है। अगर हम हाथ बार धोते रहें तो ये इंशाल्लाह इससे बच सकते हैं। तो मैं सब, और बाकी आपने कहा कि ऐसे कई लोग हमारे पास, हमारे वीडियो शेयर हुई हैं, कैसे ऐसे कोई लोग थे, बड़े कम थे, ज़्यादा नहीं थे, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, जैसे कोई इमाम मस्जिद हो गया, उन्होंने कहा जी कि कुछ नहीं होता, तो उन पर हमने एक्शन लिए है, उनको हमने अरेस्ट भी किया है। उसके बाद उन्होंने माफ़ीनामा में लिख के दिया जी कि मुझसे गलती हुई, मैं अवेयर नहीं था। उसके बाद हमने उनको रिलीज़ किया। तो ऐसे जो एक्शन हो, तो जो ऐसे कोई हार्ड कोर लोग होते हैं उस पर डेफिनेटली हम लेते हैं। सही होगा। DC साहब, ये भी बताइएगा, पहले की हम देख लेते हैं सूरत हाल क्या थी और अब की, जब सख्त फैसले कर लिए गए, अब आपकी सूरत हाल क्या समझते हैं, कितनी बेहतर है? जब फ़ौज को भी तलब कर लिया गया और इंतजामात कितने बेहतर हुए इससे, और आवाम ने कितना सीरियस लेना शुरू किया? देखें, आप जब भी जैसे आप अपने प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप पूरे पंजाब पे डेफिनेटली आप देखते होंगे एनालिसिस के, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिविटी रेट, वो क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए, कितने पॉजिटिव हुए, तो उसकी परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो हमारी पॉजिटिविटी थी वो 15%, 16% प्लस थी। अभी हमारी जो रात को जो हमारी पॉजिटिविटी थी वो 10% पे थी। हमारे जैसे आप बात कर रहे थे आपके मिनिस्टर साहब से KPK में, कि हमारे पास इस पिंडी के अंदर हमारे पास
550 से 600 बेड्स की कैपेसिटी है, और ये 600 बेड्स का मतलब है ये ऑक्सीजन बेड्स हैं, ये फुल फ्लैश कवर्ड डेडिकेटेड बेड्स हैं विद फुल कैपेसिटी। हमारे पास जो पीक में हमने टच किया था वो 330 बेड्स हमने टच किया, उसके बाद अभी हम 290 बेड्स पे दोबारा वापस आए। तो इसका मतलब है कि आर्मी की वजह से, पुलिस की वजह से और जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट है उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हमें आ रहा है। तो हमने 330 को क्रॉस नहीं किया बल्कि हम 290 पे आस्ते आस्ते वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरह जैसे ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, दूसरा बड़ा लॉकडाउन है, और ये अगर हम इन्फोर्स करते रहे तो इंशाल्लाह हमारी पॉजिटिविटी 10% से भी इसको नीचे आना बिल्कुल ठीक है। डीसी साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं केसेस नीचे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन की बात भी हो रही है मुल्क में। आप समझते हैं कि रावलपिंडी में खुसूसी तौर पर लॉकडाउन की हमें ज़रूरत है या हालात बेहतर हो रहे हैं? देखें, ये फैसला तो गवर्नमेंट का है। मैं वैसे मेरा अगर आपने पर्सनल ओपिनियन पूछी है तो मैं समझूंगा कि फुल फ्लैश लॉकडाउन जो है वो बड़ा मुश्किल है। उसमें यह है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो जाते हैं। हमारे पास इतना सोशल सेटअप तो पूरे आपको पता है मुल्क में नहीं है कि हम उनको खाना खिला सकें। तो ये काफ़ी एक कनेक्टिविटी है। एक कारोबार के साथ 10 बंदे कनेक्ट होते हैं। अगर हम किसी एक दुकान को बंद करते हैं तो 10 बंदे बेरोज़गार होते हैं। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से हमें बजाय फुल लॉकडाउन के हमें जो ये टेम्प्रेरी लॉकडाउन हैं और जैसे ये रिस्ट्रिक्शंस हैं 6 बजे वाली, अगर हम इसको ठीक इन्फोर्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको काम करना चाहिए। और जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अपने डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ, ये इसका एम्पेरिकल एविडेंस है, डाटा मौजूद है, आप NCOC से चेक कर सकते हैं। तो उसमें पॉजिटिविटी, अगर हम इन मेजर्स के ऊपर ही पॉजिटिविटी नीचे आती है, जैसे हमारी 10% आई और अगर फर्दर नीचे चली जाती है, तो ये केस स्टडी है कि हम अगर लॉकडाउन कोई थोड़ा ज़्यादा सख्त कर रहे हैं या उसकी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी और सख्त कर दें बजाय कि फुल लॉकडाउन पे जाए, जिससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सोशल इश्यूज़ होते हैं। और बिल्कुल ठीक है। आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा मजीद अगर सख्त कर दिया जाए तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि हालात रावलपिंडी में और पूरे पाकिस्तान में मजीद बेहतर होंगे। DC रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे और इशाल ये अच्छी बात है जिस तरह से DC रावलपिंडी बता रहे थे कि रावलपिंडी में अब केसेस कम होना शुरू हो। और ये उन्होंने कहा कि यही साबित करता है कि कितना अवाम ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है। वो तमाम जो इन्फोर्समेंट इदारे हैं जिनकी वजह से अवाम ने सीरियस लेना शुरू किया और जो सख्त एक्शन लिए गए उनकी वजह से सीरियस लेना शुरू किया। लेकिन ये बहरहाल खुशाइंद बात है कि अवाम ने सीरियस लेना शुरू किया, केसेस की शरह जो है वो कम हो रही है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। और हम ज़्यादा परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं शाल वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और इस वजह से, और ये अच्छी बात भी है कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख कर ही फैसले करने हैं कि वहाँ पर इतनी सूरत हाल ख़राब है तो हमें सख्त फैसले करने होंगे जो गवर्नमेंट कर भी रही है। तो आप लोग भी एहतियात कीजिए और गवर्नमेंट को मजबूर ना करें कि गवर्नमेंट सख्त फैसले करे और लॉकडाउन की तरफ जाए। बहुत सारे घर मुतासिर हो जाते हैं जिनका जो मईशत का पहिया है वो रुक जाता है, जिनका किचन जो है वो डेली वेजेस पे होते हैं या फिर उनका चूल्हा बंद हो जाता है डेली वेजेस पे। एग्जैक्टली वही उन लोगों को क्या करेंगे? उनके पास कुछ सेविंग्स नहीं होती हैं कि वो अपना जो है किसी तरह से एक दिन भी गुजार सकें। तो एहतियात कीजिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सेविदास। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे KP की, हम बात कर रहे थे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, बात कर रहे थे पंजाब की भी कि पंजाब की सूरत हाल क्या है, फिर कैपेसिटी गुंजाइश कितनी है हमारे इस वक्त अस्पतालों में, क्योंकि जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है जिसकी वजह से हम सरकारी अस्पतालों में कोरोना के जो मुख्तस बेड्स थे उनकी हम सिचुएशन देखते हैं तो बहुत ही कम पड़ चुके हैं। वो इस वक्त मज़ीद कम हो गए हैं। अस्पतालों के वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी 92% तक भर चुके हैं और मरीज़ों को वेंटिलेटर्स के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इशाल। लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो अगर कहीं पे 92% भी कहा जा रहा है, 93% भी कहा जा रहा है, तो हमें तो जाकर बेड्स या वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड्स पर 66% मरीज दाखिल हैं और कोरोना के वार कम न होने पर अस्पतालों के जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो मजीद 2 हफ्तों तक बंद रखने का फैसला किया गया है। यानी कि जो एमरजेंसी सर्जरीज हैं सिर्फ वो की जाएंगी, दीगर जो सर्जरीज हैं वो नहीं की जाएंगी। इस तरह से पहले भी हुआ था
हमजा पहली लेयर जब हुई तब भी जो इमरजेंसी थे सिर्फ उनको देखा जा रहा था, बाकी जो मरीज थे वो लंबे इंतज़ार उन्हें करने पड़ रहे थे कि उनका इलाज, उनकी ट्रीटमेंट हो नहीं सकती थी। तमाम ब्लॉक्स जो थे वो बंद कर दिए गए थे अस्पतालों में, और इस वक्त हम फिर उसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि जो इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्जरीज़ हैं उनको बंद कर दिया गया। महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों और मेडिकल इदारों के सरबराहान के नाम मुरासला जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक 11 मई को सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि जो बाकी के मरीज़ हैं या बाकी की सर्जरीज़ हैं वो की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, यानी कि 10 मई तक ये फैसला कर लिया गया। अब जो सवाल उठ रहा है कि कितनी कैपेसिटी है, वेंटिलेटर्स कितने हैं, ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कोरोना कंसल्टेंट हुकूमत पंजाब के डॉक्टर असद असलम साहब। डॉक्टर असद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन आसानी से दस्तयाब है, मुश्किलात का सामना तो नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक पंजाब के किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा। तकरीबन हर अस्पताल, जो मेजर बड़े अस्पताल हैं, उनमें सेंट्रल ऑक्सीजन के टैंक लगे हैं, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, और इसके अलावा बैकअप के सिलेंडर भी मौजूद हैं। इसके अलावा कोविड के पेशेंट को किसी ऑक्सीजन की कमी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हुकूमत ने जितने भी इलेक्टिव प्रोसीजर हैं पूरे पंजाब के अस्पतालों में, वो 2 हफ्ते के लिए उन पर पाबंदी लगा दी है, ताकि वो ऑक्सीजन जो इन प्रोसीजर पर और इन इलेक्टिव प्रोसीजर पर इस्तेमाल होनी थी वो सारी डाइवर्ट हो जाए कोविड के पेशेंट पर। डॉक्टर साहब, आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से बात कर लेते हैं। वेंटिलेटर्स की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हमारे हेल्थ सिस्टम पर कितना दबाव पड़ चुका है और हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स तकरीबन इस वक्त मुयस्सर हैं हमें? देखें, इस वक्त जहाँ तक वेंटिलेटर की ऑक्यूपेंसी जो की शरह है वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ है। लाइक लाहौर में इस वक्त 89% से लेकर 92% तक ये फ्लक्चुएट करती है। फैसलाबाद में 89% है। इसी तरह रावलपिंडी में तकरीबन 75% है। तो इस वक्त सिर्फ लाहौर की अगर आपको बात बताऊं तो लाहौर में इस वक्त 255 वेंटिलेटर इस वक्त काम कर रहे हैं, और 15 वेंटिलेटर कल दोपहर तक और इस सिस्टम में आ जाएंगे। तो इससे तकरीबन हमारी ये तादाद तकरीबन 270 से तक पहुंच जाएगी। और इस वक्त जहाँ तक हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड, हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड का ताल्लुक है, तो वो तकरीबन हमारे पास 617 बेड हैं। अच्छा। और उनका ऑक्यूपेंसी रेट 72.5% है इस वक्त लाहौर में। और लाहौर में इसके अलावा लो फ्लो ऑक्सीजन भी बेड मौजूद हैं जो 1360 के करीब है, और उनका ऑक्यूपेंसी रेट तकरीबन 9 से 10% है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑक्यूपेंसी रेट बता रहे हैं तो उससे ये मालूम हो रहा है हमें कि अभी बेड्स मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन दस्तयाब है, लेकिन मरीजों के जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से शिकायत आ रही हैं कि अस्पताल वाले कहते हैं वेंटिलेटर मौजूद ही नहीं है। क्या वेंटिलेटर्स VIPs के लिए कुछ मुख्तस तो नहीं कर दिए गए हैं कि सारे बताए ही नहीं जा रहे? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। इस वक्त सब लोग, कोई VIP कोई भी नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। जिसको भी जरूरत पड़ती है या तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में या ICU में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी किस्म की कोई नहीं है। ये जरूर होता है कि किसी वक्ती तौर पर एक अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मौजूद, यानी कि ऑक्यूपाई होती हैं, तो वो पेशेंट के अटेंडेंट उस मरीज को लेके उसी अस्पताल पहुंच जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि वेंटिलेटर नहीं है। इसीलिए हुकूमत ने 3 लाइन पर मुश्तमिल एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया है। 042 992 111 36 से लेके 38 तक। अगर किसी भी शख्स ने अपने किसी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है तो वो इन नंबर पर फोन करें, तो वो आपको, वहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, 1122 वाले बैठे हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आपने किस हॉस्पिटल में जाना है, ताकि आपको ना तो इंतजार की ज़हमत का सामना करना पड़े और ना इनकार का सामना करना पड़े कि वेंटिलेटर या हाई डिपेंडेंसी यूनिट का बेड नहीं मौजूद है इस अस्पताल में। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अब जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी मालूमात जानने के लिए आपने नंबर जारी किया हुआ है, जिसके ऊपर जो लवाहिकीन हैं वो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ पर इस वक्त वेंटिलेटर मौजूद है। अगर हम बेड्स की बात कर लें तो क्या उसकी दस्तयाबी की सूरत हाल के हवाले से अगर जानना चाहें लवाहिकीन, तो भी उन्हें नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि किस अस्पताल में बेड मौजूद हैं, किस में नहीं मौजूद? सेंट्रल कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया है हुकूमत पंजाब ने मेयो हॉस्पिटल में। 3 लाइन है उसके ऊपर, 042 992
11363738। आप इस नंबर पर फोन करें। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहबान 1122 का अमला वो आपको बताएंगे कि आपके नजदीक कौन सा हॉस्पिटल है और किस अस्पताल में इस वक्त बेड मौजूद है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट या ICU। आप उस मरीज को वहाँ ले जाएं ताकि आपको इनकार का और इंतजार की जहमत ना उठानी पड़े। ठीक है डॉक्टर असलम साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा, हमने पहली जो लहर थी उसके दौरान ये देखा कि कुछ फील्ड अस्पताल जो हैं कायम कर दिए गए थे, जैसे हमने एक्सपो सेंटर में भी देखा। अभी एक्सपो सेंटर में हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। क्या आप नहीं समझते कि फिर से हम इमरजेंसी सूरत हाल में इस पर काबू पाने के लिए फील्ड अस्पताल अभी से बना देने चाहिए ताकि यहाँ पर सूरत हाल ख़राब ना हो? ख़राब होने के बाद क्या फ़ैसला किया जाएगा कि फील्ड अस्पताल बना लेने चाहिए, या आप समझ रहे हैं ज़रूरत ही नहीं है? देखें, फील्ड अस्पताल इस वक्त बिल्कुल तैयार है। लाहौर में 280 बेड पर मुश्तमिल एक्सपो सेंटर पर विद सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता लाहौर के बाकी अस्पताल भर जाते हैं तो वो हम किसी वक्त भी वहाँ पर मरीजों को दाखिल करके उनको इलाज फराहम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे थे, शायद उसे ही मालूम होता है कि एमरजेंसी सूरत हाल खा कोई भी हो, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमजा हम बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस है, जब से ये आया है इसने बहुत सारे शोबों को मुतासिर किया है, हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, उसको भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। तो कोरोना वायरस के जो मनफी असरात हैं, मुल्क की मईशत भी उससे बची हुई नहीं है, वो भी उस पर भी जो गहरे असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन के मुतहम्मिल हम हो ही नहीं सकते हैं। और रवां जो माली साल है इसके 9 माह में पाकिस्तान की अपने तो 9 जो इलाकाई ममालिक हैं इनकी बरामदात में 5.7% कमी हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक बताया जा रहा था कि कोविड के असरात की वजह से अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत, ईरान, नेपाल, भूटान और मालदीव जो आपके इर्द गिर्द के ममालिक हैं, इनमें बरामदात का हजम 2 अरब 78 करोड़ 80 लाख डॉलर हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और माली साल 2021 के जो 9 माह में पाकिस्तान की मजमूई आलमी बरामदात का जो महज 14.91% बनता है, ये जो रकम के एतबार से तो 18 अरब 68 करोड़ 80 लाख डॉलर तकरीबन बन जाता है। हम देखें तो हमारी मईशत जो है वो, हम वैसे तो बात करते हैं कि मुस्बत समत में जा रही है, लेकिन जो कोरोना वायरस के असरात हैं वो भी हमारी मईशत को बहुत ही हद तक मुतासिर कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर दूसरी जानिब हम बात करें तो मुल्क का जो तिजारती खसारा है वो कदर कम हुआ है, क्योंकि इन ममालिक से दरामदात में भी कमी आई है। तो सिर्फ ये हमारे मुल्क की बात नहीं है, दीगर ममालिक की जो है वो एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं। ऐसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो आदादो शुमार हैं, इनके मुताबिक तो कोविड-19 के असरात की वजह से रवा माली साल के 9 माह में पाकिस्तान के अपने जो 9 इलाकाई ममालिक हैं उनकी बरामदात में 5.7% कमी आई है। क्या सिर्फ कोविड वजह है इसकी? देखिए, एक्सपोर्ट्स में जहाँ तक जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उनको करने का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है 9 महीने में ग्रोथ देखी गई है। और अभी रिसेंट अगर बात करें तो जो इम्पैक्ट आया है नेचुरली वो कोरोना का एक बड़ा इम्पैक्ट है। 3rd वेव चल रही है और 3rd वेव में इंडिया ख़ास तौर पे और इंडिया इन पर्टिकुलर और ये रीजन है इन जनरल जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ करेंसी कोई 10-12% अप्रिशिएट हुई है। हाँ जी, रुपी अप्रिशिएट हुआ है, तो इससे भी हमारी एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा बहुत असर आएगा, क्योंकि करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है तो दूसरे ममालिक जो यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से अशिया लेते हैं या हम उन्हें अशिया यहाँ से भेजते हैं, तो वो उन्हें सस्ती पड़ती है। और इसी तरह अगर लोकल करेंसी में कदर में इजाफा होता है तो वो फिर अशिया महंगी हो जाती है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट्स पे। बट अभी जो है ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नेचुरली कोविड की वजह से है। और लेकिन मैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ आने वाले महीनों में, क्योंकि इसे अनफॉर्चुनेट कहें फॉर्चुनेट कहें, कोविड की जो 3rd वेव है इसमें ख़ासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और इंडिया दुनिया का काफ़ी बड़ा जो है वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में से के तौर पे दुनिया के 15 बड़े कंट्रीज़ जो हैं उनमें इंडिया मेरे ख्याल में 13 नंबर पे है, जो कि सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है और ट्रेड एक्सपोर्ट भी, उसमें गुड्स एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है उसका। तकरीबन 4 से 5% हिस्सा है पूरी दुनिया के जो है एक्सपोर्ट्स में उसका। तो वहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो नेचुरली उसका एक जो आप ये कह रहे हैं दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान ने टेक्सटाइल्स और
टेक्नोलॉजी में, एक्सपोर्ट्स में अच्छे नंबर्स दिखाए हैं ओवर द लास्ट 9 मंथ्स। तो मेरे ख्याल में ये एक होगा अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वहाँ अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, यहाँ पे अभी भी इतना इशू नहीं है सच, तो हो सकता है हमें वहाँ के ऑर्डर्स यहाँ पाकिस्तान में मिलना शुरू हों और हमारी एक्सपोर्ट अगले 3 महीने 4 महीने मज़ीद बेहतर जो है वो चले। शहजाद साहब, हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, भारत या ईरान, नेपाल, भूटान है, मालदीव है, इस तरह के लिए मुल्की बरामदात का जो हजम था 2 अरब 78 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गया तकरीबन, जो माली साल 2021 के 9 माह में पाकिस्तान की कुल आलमी बरामदात का महज 14.91% है। क्या समझते हैं, तिजारत बढ़ाने के लिए हमें क्या पॉलिसीज़ अपनानी होंगी, बेहतर करना होगा, किस तरीके से करना होगा? देखिए, हमारी पॉलिसी जो है उसकी प्रायोरिटी ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, और इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड फ्लोज का एक्सचेंज होना चाहिए, जिस तरह की यूरोपियन यूनियन ने किया है। हमारा ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन सकता है जिसमें चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन का दुनिया का जो है वो हिस्सा है, और मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा की पॉपुलेशन सिर्फ इस हिस्से में जो है वो रिजाइड करती रहती है इस हिस्से में। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पॉपुलेशन होती है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ कंजम्पशन की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मेरे ख्याल में ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स को जो है हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। कुछ प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं हमारी, नेचुरली हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जो पड़ोसी वाले के साथ हैं, बट लार्जली हमारा लॉन्ग टर्म में सबके साथ जो है वो ट्रेड की पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, ट्रेड की होनी चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चाहिए, कंपेटिटिव एडवांटेजेस हम क्या बेहतर बना सकते हैं और हमारे जो पड़ोसी वाले के वो क्या बेहतर बना सकते हैं जो हम नहीं बना सकते, और हम क्या ऐसा बेहतर बना सकते हैं जो वो नहीं बना सकते। इस तरह से सिनर्जीज क्रिएट होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। की बात करते हैं खुर्रम शहजाद साहब, भारत के साथ ट्रेड की बात हो रही थी, खित्ते की तिजारत में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए आप क्या समझते हैं, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की कितनी अहमियत है? जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ इंडिया नहीं, वाई ओनली इंडिया, सबके साथ होना चाहिए, और इंडिया के साथ नेचुरली होना चाहिए, क्योंकि आपके बिल्कुल जो इमीडिएट जो नेबर्स हैं उसमें इंडिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है, और उसके अलावा जो है थोड़ा सा दूर जाएँ तो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इस तरफ जो है आपका तुर्की है। तो मेरे ख्याल में इमीडिएट नेबर्स हों या फिर थोड़े डिस्टेंट पे हों, तो डिस्टेंट नेबर्स भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के साथ इसलिए इकनॉमिक रिलेशंस बनाने चाहिए। देखें, जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं वो अपनी जगह हैं, उनको हमें प्रायोरिटाइज करना है, नेचुरली उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें साथ साथ ये देखना है कि दोनों तरफ की आवाम जो है, बल्कि तीनों तरफ की आवाम, हमारे इंडिया है, पाकिस्तान है, कश्मीर है, और चाइना भी है उसमें, और जो है किसके किस तरह से इंटरेस्ट हैं, तो इकनॉमिक्स को जो है हम सामने रखें कि कैसे प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। क्योंकि अगर हम वैसे अंदाज़ा लगाएं तो अगर चाइना और पाकिस्तान का 12-13 अरब डॉलर का ट्रेड है, तो इंडिया का पाकिस्तान का जो है इससे डबल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सिमिलर हैं, बहुत सारी ऐसी सिनर्जीज बन सकती हैं जो इंडिया के साथ भी बन सकती हैं, जो चाइना के साथ भी बन रही हैं, और इसके साथ साथ फिर ईरान और इस तरफ जो है वो तुर्की भी है। तो हमें पूरे रीजन को देखना है, सिर्फ ये नहीं कहूँगा मैं कि इंडिया के साथ करने से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाएगा, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, पूरे रीजन में करना चाहिए हमें, और नेचुरली इंडिया उसमें एक पार्ट है, तो इसको इस तरह से हम एज अ रीजन लें, एज अ पोर्टफोलियो ऑफ कंट्रीज़ लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी एक स्ट्रैटेजी बड़ी क्रिएट करें कि कहाँ कहाँ किस किस के साथ किस किस चीज़ में सिनर्जी बनती है, उसको उस हिसाब से लेके चलें, फोकस स्ट्रैटेजी हो, तो उस पर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतरी होगी बनस्बत जिसके किसी एक कंट्री के साथ हम ना करें या कर लें। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल रीजन को देखना चाहिए, रीजन में हमें एक अच्छी डोमिनेंस क्रिएट करनी है। सही होगा। शहजाद साहब, महंगाई को कंट्रोल करने की बात करते हैं, हुकूमत की हिकमत अमली दुरुस्त समत में जा रही है या नहीं, ये समझते हैं आप, और अगर नहीं जा रही तो क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? महंगाई का ताल्लुक है, ये तो बड़ा पेन पॉइंट रहा है, आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया है काफ़ी मरतबा ये, इसमें फूड इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल रहा है, और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो जो इनपुट प्राइसेस हैं फूड प्रोडक्ट्स की, फूड कमोडिटीज़ की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और बढ़ने का इम्कान भी है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बड़ा एक्टिवली इस पर रोल प्ले करना होगा, मार्केट्स पे चेक्स रखने होंगे, लॉजिस्टिक्स पे कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है देखना होगा, कैसे सप्लाई चेन जो है इम्प्रूव हो रही है, कैसे गवर्नेंस इम्प्रूव की जा रही है, प्राइसिंग कैसे जो है वो अनफोल्ड हो रही है। इसमें काफ़ी बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट को, और ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को देखना होगा। अभी वीट की बम्पर क्रॉप आने की जो है वो तवक्को है, उससे मुझे लगता है कि वीट इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी होनी चाहिए, आटे वगैरह की कीमतों में कमी होनी चाहिए। नेचुरली अभी तक तो उस तरह से आई नहीं है, बट होनी चाहिए। चीनी, आटा, दालें, चावल, इन सब चीज़ों में जो है वो कमी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक कमोडिटीज़ में कमी होगी तो नेचुरली महंगाई में कमी होगी। अदरवाइज़
महंगाई का अदर दिन का फूड कमोडिटीज़ को इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखें यानी कि एनर्जी और फूड को हटा लें तो उसमें कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं है, बल्कि उसमें तो कमी होती आई है। तो मेरे ख्याल में फूड को जो है वो गवर्नमेंट को बहुत एक्टिवली देखना होगा, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल हो, दोनों को कोलैबोरेट भी करना होगा और इंटरनेशनल प्राइसेस पे भी चेक रखने होंगे, देखना होगा कहाँ प्राइसेस जा रही हैं, फिर वो किस तरह से यहाँ ट्रांसलेट हो रही हैं, प्लस लोकल जो प्रोड्यूस आ रहा है एग्रीकल्चर, उसमें हमें जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही है, उसमें हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, किसानों को सपोर्ट करना होगा। हमें अभी कुछ इस तरह के प्लान्स दे भी रही है गवर्नमेंट, तो बड़ा एक्टिवली देखना होगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि हमारी तो बैकबोन रही है एग्रीकल्चर सेक्टर, हम उसमें अगर फेलियर हैं तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं है। मेरे ख्याल में हमें बड़ा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है इस पर ध्यान देना होगा, अदरवाइज वो इन्फ्लेशन मुझे लगता नहीं है नीचे आएगी और वो उसको हर्ट करती रहेगी। अभी रमज़ान में देख लें आप 18-19% ग्रोथ आई है लास्ट ईयर के मुकाबले में, सिर्फ SPI में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में। इसका मतलब है बहुत बेसिक जो कमोडिटीज़ की प्राइस हैं वो रमज़ान में स्पाइक कर गई हैं, दोबारा बहुत ज़्यादा कर गई हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर एक्टिवली चेक रखना होगा, वरना तो जो है ना वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और महंगाई की बात करें तो महंगाई को कम करने के लिए हुकूमत को खासे इक़दाम करना होंगे, और वज़ीर आज़म बारहा कह चुके हैं कि अब हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो महंगाई को कम करना है। तरीन साहब को लाया भी हमजा इसीलिए हाँ लाया गया, उनको टास्क भी यही दिया गया है कि वो महंगाई पर कंट्रोल कर सकें। अब देखते हैं कि क्या पॉलिसीज़ तरतीब दी जाती हैं, किन के तहत महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है, और आम आवाम तक महंगाई कंट्रोल होने के बाद समरात कब तक पहुँचते हैं। हाँ, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को भी यही टास्क दिया गया कि आउट ऑफ बॉक्स जाके आप सोचना, और अब आपने हमें बताना है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले बात करेंगे कराची की ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि सूबाई गवर्नमेंट ने तो शायद कुछ भी नहीं किया, हम देखते रहे, और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, वफाकी हुकूमत ने भी, मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों ने जो पहले रहीं जो अब है, मुख्तलिफ जो है टाइम फ्रेम दिए, मुख्तलिफ मनसूबे थे, ग्रीन लाइन बस मनसूबा था जो ताखीर का शिकार है। हाँ, मुतज़ाद किस्म के दावे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन अब एक तस्वीर शेयर किया सद उमर साहब ने, जिसके बाद कुछ उम्मीद बन गई है शायद। अच्छा, ये तस्वीर जो शेयर की गई है, ग्रीन लाइन मनसूबा बस जो है वो ख्वाब बनकर रह गया है। PTI हुकूमत ने भी मनसूबा मुकम्मल होने के हवाले से, मैं वही बात कर रही थी, मुतज़ाद दावे किए, मगर अभी तक खुशनुमा दावों में हकीकत का रंग कोई नहीं भर सका। अब वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया कि कराची ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट मनसूबे के लिए प्रोटोटाइप बस जो चीन में तैयार कर ली गई है, और इंस्पेक्शन की मंजूरी के बाद 80 बसों की तैयारी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद अब देखें ये प्रोटोटाइप बसें किस तरीके से चलेंगी, कब आएंगी। ये जब बस आएगी, अभी प्रोटोटाइप जो है इसका, वो जो तस्वीर ये आप देख सकते हैं जो इस वक्त है, ये तैयार की गई है, और इसके बाद ये 80 बसें जो हैं कराची में आ जाएंगी। इस हवाले से जो मुतज़ाद दावे की हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ टाइम दिया जा रहा था, कोई जून की बात कर रहा है, कोई मुख्तलिफ बात कर रहा है, और शायद जब ये आ जाएंगी तो कराची वालों के कुछ जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा तो ऐसे था बिल्कुल जैसे ख्वाब ही बन चुका है, और बस चलने के हवाले से हुकूमत, तमाम हुकूमतें हम बात करें, एक हुकूमत की बात नहीं करते, तज़ब्ज़ुब का शिकार रही है। अच्छा हमजा, आपने कभी कराची में ट्रैवल किया हो तो अपने वहाँ की बसें और वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट आपने देखी है? बिल्कुल, उस पर दिल ही नहीं करता ट्रैवल करने का। बिल्कुल खटारा किस्म की, चले दिल तो नहीं करता, उनको आप देखें तो आपको खौफ आता है कि भाई अभी इसके पुर्जे खुल जाएंगे, अभी ये बिखरी हुई नजर आएगी आपको, आमतौर पर कहते हैं हवा में उड़ना शुरू कर देगी, वो बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको लगता है देख के कि भाई अभी इसके पुर्जे जो है ना इधर से उधर बिखरे पड़े होंगे, ये हवा में होगी, तो आप उससे दूर ही रहना बेहतर समझते हैं, बजाय से कि उसमें आप ट्रैवल कर सकें। लेकिन वहाँ के शहरी मजबूर हैं, वहाँ के शहरी मजबूर हैं उसमें ट्रैवल करने के लिए। इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करते हैं, 13 साल हो गए हैं मुसलसल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को वहाँ पर। खैर, फरवरी 2016 में शुरू होने वाले मंसूबे को गुज़श्ता हुकूमत ने 1 साल में मुकम्मल करने का ऐलान किया था, लेकिन मंसूबा 5 साल बाद भी जो है मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम इस हुकूमत की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो तब्दीली सरकार हम जिसे कहते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रही है। एक वफाकी वज़ीर ने जून का वक्त दिया, दूसरे ने जुलाई अगस्त में तकमील का इंदिया दिया था। हुकूमतों के दावे और सियासी जो रंजिशें हैं वो तो चलती रहती हैं, मगर अहले कराची जो कराची के रहने वाले हैं उस दिन सुख का सांस लेंगे जिस दिन उन्हें आरामदा सफ़र की सहूलियात मिलेंगी, जिस दिन उन्हें वो खटारा बसें और वैगनों से इस छुटकारा मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, सड़कों के हालात कुछ अच्छे नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो तस्वीर शेयर की गई असद उमर साहब की जानिब से, लोगों को बहुत अच्छी लगी कि चलें इस पर वफाकी हुकूमत काम कर रही है, संजीदा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे की बसेस आप बता दीजिए कब तक कराची पहुंचने का इम्कान है, और ये सर्विस कब तक शुरू हो जाएगी? अब क्या लग रहा है जब तस्वीर भी शेयर कर दी असद उमर साहब ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए मुझे आज मौका दिया बात करने का। देखिए, ये जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है, ये टावर से लेकर
मेरे हलके के अंदर यानी 252 में इसका एंड होता है और मेरा बहुत बड़ा हलका इसके उसमें आता है सर्विस के अंदर जी। और जब से मैंने उस हलके में जाना शुरू किया तकरीबन 2018 से और उससे पहले भी कराची शहर में, क्योंकि मैं कराची की नुमाइंदगी करता हूँ, तो मैं ये देख रहा था कि पिछले कई सालों से ये मंसूबा बन रहा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी थी। हम पहले ही बहुत डिले हो चुके हैं और मज़ीद डिले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अब कराची के शहरी, तो इसलिए अब इसको बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे कि असद उमर साहब ने बताया कि ये जुलाई अगस्त के अंदर ये बसेस कंप्लीट होकर आ जाएंगी। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा डिले करेंगे तो ये हमारे लिए भी नुकसानदेह और शहर कराची के लिए भी नुकसानदेह है, इसलिए कि इस वक्त कराची के अंदर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो नहायत ही परेशान कुन है। और मैं क्योंकि ख़ुद जब जाता हूँ अपने हलके की तरफ तो मुझे 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है लोगों को और इसका जितना जल्दी सदबाब हो सके वो करना चाहिए। और अब जो असद उमर साहब ने कहा है तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे ज़्यादा अब डिले नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरी पूरी उम्मीद भी है, दुआ भी है कि अगर अगस्त तक बसें आ जाती हैं तो फिर ये कि इसको फौरी तौर पर अगस्त के एंड तक या अगर सितंबर तक जो है ये बसेस जो है अपने ऑपरेट करना शुरू हो जाए, ये सिस्टम चल पड़े, लोगों को आसानियां पैदा हों, लोगों के लिए राहत का सामान हो। सही है सर, हमारी भी यही दुआ है। हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कराची वालों के लिए ये मंसूबा कितना अहम हो सकता है और कराची के ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं किस हद तक बेहतर हो सकेंगे इसके आने से, इस मंसूबे के आने से, क्योंकि असद उमर साहब ने 80 बसों का बताया कि 80 बसें क्या काफ़ी होंगी? देखिए कराची के, मैं तो ये समझता हूँ कि कराची के लिए ख़ास तौर पर उस रूट पर चलने वालों के लिए तो ये ज़िंदगी मौत का मसला है। इतना शदीद रश होता है ट्रैफिक का, ट्रैफिक जाम होती है और जिसकी वजह से इतने मसाइल पैदा हो चुके हैं कि बाज़ दफ़ा मैं आई विटनेस हूँ इस बात का कि एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं ट्रैफिक जाम के अंदर, उसमें बेचारे बीमार लोग होते हैं, उसमें जच्चा बच्चे कि मतलब डिलीवरी केसेस होते हैं, उसमें और बहुत सारे केसेस होते हैं। तो बाज़ दफ़ा तो अक्सर हमने सुनने में आया कि जी वो उस पर एम्बुलेंस के अंदर ही इंतकाल हो गया है पेशेंट का। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले ही बहुत डिले हो चुका है और इसको जितनी जल्दी और अब इसको मुकम्मल करें, क्योंकि ये वफाक का मंसूबा है। इसे असद उमर साहब ने जैसे कहा है, अगर इस पर अब आवाम को एक थोड़ी सी उम्मीद नज़र आई है तो इस उम्मीद को टूटना नहीं देना चाहिए हमें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि एक बहुत बड़ा तबका जो है जो बेचारा रोडों पर फिर रहा होता है, बसेस के इंतज़ार में है, ट्रैफिक नहीं है, सही इंतज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम सही नहीं है, तो उससे और टाइम का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है। तो इसलिए इस सर्विस ग्रीन लाइन सर्विस के आने के बाद एक बहुत बड़े तबके को रिलीफ मिलेगा और उससे कराची की रोडों पर भी प्रेशर कम होगा और लोगों को एक अच्छी और मुनासिब सवारी जो है वो मिलेगी। तो ये एक मंसूबा है। मैं तो कहता हूँ इस तरह के कराची के लिए तो कहीं और बनाने चाहिए ताकि कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का एक बहुत शदीद मसला है उसको हल करने में आसानी हो और लोगों को रिलीफ दे सकें, क्योंकि हुकूमतों का काम यही है, चाहे वो बिल्कुल हुकूमतों का काम यही है। आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज़रा ये भी बता दें कि जिस वक्त ये ट्वीट की गई है प्रोटोटाइप बस जो है यानी कि जो नमूना है वो शेयर किया तस्वीर की सूरत में असद उमर साहब ने, उसके बाद एक बहस छिड़ गई थी, बेजा तनकीद की जा रही थी कुछ सपोर्टर्स की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत पर। तो क्या हुकूमती सतह पर भी ऐसा मामला तो नहीं होगा कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों में खलीज पैदा हो जाए? देखें, वफाकी और सूबाई हुकूमत में खलीज हो या ना हो, आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। आवाम को अगर ये बड़ी अजीब बात है कि एक शहर है जो पाकिस्तान का 65% रेवेन्यू देने वाला शहर, जो सूबे को 95% रेवेन्यू देने वाला शहर, वो अगर वफाक और सूबे की लड़ाई में पिस रहा है तो आवाम कहाँ जाए? ठीक है। अगर जो सूबे की जिम्मेदारी है सूबा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे और जो वफाक की जिम्मेदारी है वफाक उस जिम्मेदारी को पूरा करे। अगर कोई खलीज है भी तो खुदा के लिए उस खलीज को दूर करे। आवाम के मंसूबों में आवाम को रिलीफ देने के लिए खलीजों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खलीजों को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि लोगों का एतमाद जो है हम सियासी लोगों पे से उड़ जाए, तो मैं ये समझता हूँ
कि हमें ये अपने डिफरेंसेस को अलग रखना है, इख्तलाफात को अपने अलग रखते हुए आवाम के लिए जो भी भलाई का काम हो, आवाम की मुफाद में जो काम हो, उसमें हमें मिलजुल कर चलना चाहिए। मेरी हमेशा से यह बात मैं हर जगह फोरम पे ये करता हूँ कि हमें सियासत को एक तरफ रखते हुए आवाम की रिलीफ के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आवाम ने हमें बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बड़ी इज्जत दी, आज इस हमें मुकाम पर पहुँचाया है। अगर हम उनसे किए हुए वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में आवाम का सियासतदानों से एतमाद ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा अगर कोई इख्तलाफ है भी तो वो इसको एक तरफ रखते हुए इस मंसूबे को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ और ताकि आवाम को रिलीफ दे सकें। जहांगीर साहब, कराची ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, उसके तहत दीगर प्लान्स कहाँ तक पहुँचे हैं, कि कोई काम हो रहा है, और इस हवाले से सूबाई और वफाकी हुकूमत का वर्किंग रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, कोई इख्तलाफात हैं या नहीं है? अच्छा देखिए, मंसूबे तो बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मंसूबा एक ये ग्रीन लाइन का था और एक जो है सर्कुलर रेलवे का है। अगर वो भी प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाए तो तब भी एक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। और उसके साथ साथ जो था 4K का एक K4 का एक मंसूबा है पानी के हवाले से, उसे भी पहुंचाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि हम जो है जो लोगों की ज़रूरतें हैं उस पर इख्तलाफ लेके बैठ जाते हैं। देखिए, जब वफाक ऐलान करता है तो सूबा कहता है नहीं ये तो हमारा मंसूबा है, सूबा कोई बात करता है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जो है, मैंने हमेशा कहा है कि मैं तो अपने हलके के अंदर भी लोगों से कहता हूँ, अपने मुखालिफ पार्टी के दोस्तों से भी कहता हूँ कि जी आए मिलकर अपने हलके की खिदमत करते हैं, अपने इस शहर को बनाएं। ये शहर बहुत ज़रूरी है, ये शहर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पाकिस्तान के लिए। तो इस शहर पर सियासत ना करें, इनके जो मंसूबे हैं उन्हें जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ। और अगर कहीं पर कोई फ़ंड की कहीं ज़रूरत जो वफाक ने देने तो वफाक को चाहिए कि अपने फ़ंड रिलीज़ करे, और जहाँ पे सूबे की जिम्मेदारी है सूबा अपनी जिम्मेदारी को पूरे एहसन तरीके से करे। तो लिहाजा मैं अभी सर्कुलर रेलवे है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। अगर वो प्रॉपर तरीके से चल पड़े तो बहुत बड़ा मसला वो हल हो जाता है ट्रांसपोर्ट का, कि ये ग्रीन लाइन का मंसूबा है, जैसे अब उम्मीद लग बैठी है कि जी ये अगस्त तक बसें आ जाएंगी, तो अगर इस साल ये हमने प्रॉपर तरीके से इसको ऑपरेट कर लिया तो ये बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। फिर K4 जो है का जो मंसूबा है उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है। रोडों की हालत बड़ी ख़राब है, तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग चाहते हैं, कहते हैं कि भाई आप अपनी सियासत को एक तरफ रखें, हमारे मसाइल एक तरफ हैं, तो अब उसको उसकी तरफ तवज्जो दें। और मैं तो पार्लियामेंट के अंदर भी और हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि भाई जहाँ पर वफाक की जिम्मेदारी है वफाक को चाहिए कि 100% अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए अगर कहीं फ़ंड्स की का एलोकेशन हुई है तो उसको रिलीज़ करें और काम को स्पीडी उस पर करें, ताकि ये कि जल्द से जल्द मंसूबे मुकम्मल हों। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम मंसूबे शुरू करते हैं और उसका टाइम फ्रेम जो देते हैं उससे कई गुना लंबा टाइम हो जाता है, और वो मंसूबे जो है जो कम लागत के होते हैं वो एक्सपेंसिव होते चले जाते हैं। तो ये जब तक ये है कि अगर हमें संजीदगी के साथ इन सारे उस मामलात पे काम नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। तो अभी भी इनको, मेरी तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आने के मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, इलाके का कराची का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मैं वफाक से भी दरख्वास्त करूँगा और सूबे से भी दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अपने अख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए आवाम के मसाइल पर कोई इख्तलाफ ना करें। ठीक है जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। जिस तरीके से आपकी ये ख्वाहिश है कि इख्तलाफात को भुलाकर जो दोनों हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, कराची के लिए काम करें, हम भी यही चाहते हैं कि कराची वालों के लिए काम हो, कोई भी शख्स काम कर रहा हो। हम भी दुआ गो हैं इसके लिए, ताकि शहरी जो हैं कराची के वो सुख का सांस ले सके, उनके लिए कोई बेहतरी हो सके, तो रिलीफ मिले। बिल्कुल, सब दावे करते हैं, सारी हुकूमतें अपनी अपनी सतह पर बैठ के दावे करती हुई नजर आती हैं। हमें जब अमली इकदाम कोई होगा, अवाम को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि वाकई किसी हुकूमत ने कोई काम किया। सारा चक्कर क्रेडिट गेम का है कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। खैर, उम्मीद करते हैं कि कराची के मसाइल हल होंगे, और जिस तरह असद उमर साहब ने ये ट्वीट किया और बताया कि जुलाई अगस्त के अंदर यहाँ पर 80 बसें शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि वाकई ये बसें आ जाएंगी और लोगों को ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उनमें कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ बेहतरी आ जाएगी। आगे चलते हैं, आज अहम दिन मनाया भी जा रहा है और इसको समझने की भी बहुत ज़रूरत है। हाँ, समझने की ज़रूरत भी है और ये अहमियत भी का भी हामिल है। दुनिया भर में काम के दौरान तहफ़्फ़ुज़ और सेहत का आलमी दिन यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ
आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद दौरान काम किसी भी किस्म के हादसात हों या बीमारी से बचाव के बारे में हिफाजती तदाबीर के हवाले से आगाही फ्राहम करना है, ताकि अवेयरनेस दी जा सके कि आप वर्किंग प्लेस पर हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तमाम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी किस तरीके से ज़रूरी है। अच्छा, एक तो इशाल ये पता हो कि ये इक्विपमेंट है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाए। फिर अगर आप देख लें पाकिस्तान के अंदर आग लग जाने की सूरत में हम देखते हैं इमरजेंसी एग्जिट रखे गए होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कैसे इस्तेमाल लेकिन आपने देखा है कि कभी फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया, क्या कभी किसी को प्रैक्टिस भी करवाई है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है? वो एक पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या ये पढ़ाया जा रहा है या बताया भी जा रहा है कि कैसे करना है कि वो अपने आप को मजीद नुकसान ना पहुंचा दे जिस वक्त उसका इस्तेमाल हो रहा हो। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ रखे हैं, ये भी बहुत अहम है कि इस दिन की अहमियत बढ़ जाती है। आलमी वबा खामोशी से फैलने वाली बीमारी है जो तेज़ी से एक इंसान को दूसरे से मुंतकिल हो जाती है, और इसी तरह जो है इस दिन की मुनासबत से तजावीज़ देनी चाहिए। कोरोना वायरस के हवाले से भी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए, और उनको बताना भी चाहिए कि हम समाजी फासले को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत बन चुका है। हमजा, हम देखें तो हम दफातर में आते हैं, जो इस तरह फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत रश होता है, वहाँ पर SOPs को किस तरीके से फॉलो करवाया जा रहा है और आवाम को कितनी अवेयरनेस दी जा रही है, उनके डिस्टेंस को किस तरह से मेंटेन रखा जा रहा है। क्योंकि अगर एक फैक्ट्री में कोई 500 के करीब आदमी या ख़वातीन जाती हैं तो मर्द और ख़वातीन में डिस्टेंस जो है वो रखना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि मशीनें लगी होती हैं, उनके इर्द गिर्द काम किया जा रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि इस वक्त हमें इसको इंश्योर करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर अगर हम आलमी तौर पर देखें, पूरी दुनिया के अंदर देखें, तो ये काम ख़वातीन कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती कि उनकी सेहत के लिए बुरा होता है। क्या यहाँ पर भी पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? इसी पर बात करेंगे कि कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बच्चे एंट्री नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर क्या काम होता है, लोगों को फैक्ट्रीज हो गई, इस तरह की जगह। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर लेबर एजुकेशन फाउंडेशन खालिद महमूद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग सर। आज के दिन की कितनी अहमियत है, पाकिस्तान में कितना फॉलो किया जा रहा है? सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, हम हैजर्ड्स की बात साथ ही करेंगे। क्या कोई लेबर को बताया जाता है, वर्कर को कुछ बताया जाता है? पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, और पाकिस्तान जैसे जो और मुल्क हैं जो कि जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी सूरत हाल ख़राब है। अच्छा, पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, कवानीन में सब कुछ मौजूद है। और अभी रिसेंटली 2019 में तमाम सूबों ने, ख़ासतौर पर सिंध और पंजाब ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट बनाए हैं। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने भी बनाया था। तो सेहत और सलामती के हवाले से जितने कवानीन थे पहले उनको इकट्ठा करके एक जगह पे एक कानून बना दिया गया। कवानीन के हवाले से सूरत हाल ठीक है, लेकिन मसला है अमल दरामद का, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़ाहिर है रिसोर्सेज भी चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, वो जो भी गवर्नमेंट्स रही हों, उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो वर्कर्स के इश्यूज़ नहीं हैं। वेजेस से लेके सेफ्टी और हेल्थ के इश्यूज़ हो जाएँ या रोज़गार के इश्यूज़ हो जाएँ, उनकी प्रायोरिटीज़ शायद कुछ और हैं। तो पाकिस्तान में अमल दरामद के हवाले से प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में, आप हैरान होंगे ये फिगर सुन के, और ये ILO की फिगर्स हैं, दुनिया भर में हर साल 23 लाख से ज़्यादा लोग फौत हो जाते हैं वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स या डिजीज़ के साथ। और इंजरीज तो फिर बहुत होती होंगी। इंजरीज तो इससे कहीं ज़्यादा, कोई शुमार ही नहीं है। हर दिन 6000 से ज़्यादा लोग फौत होते हैं डिजीज़ या एक्सीडेंट के हवाले से, जो कि वर्क रिलेटेड। अब ये दुनिया भर की फिगर्स हैं। तो यूरोप में जहाँ अब प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, और एशियाई ममालिक या चीन है या अफ्रीका है और मुल्क हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर है इन ममालिक में ये वर्क रिलेटेड जो इंजरीज़ हैं, जिनकी वजह से डेथ्स होती हैं या डिजीज़ हैं, ये ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान का शुमार भी उन मुल्कों में होता है जहाँ प्रोडक्शन हो रही है। और पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कानकुनी में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके साथ मुसलसल हादसा हो रहे हैं, और उस पर हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। अच्छा खालिद साहब, एक और चीज़ मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे कि लोग देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ में जो केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह का मवाद बन रहा है, चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पर ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द हज़रात भी काम कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म हमारे मुल्क में है कि ये इस एज ग्रुप के या ख़वातीन या फिर बच्चे इन फैक्ट्रीज़ में, जो कि बहुत ही जहरीला मवाद जहाँ पर बन रहा है या इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वहाँ पर नहीं काम कर सकते? और अगर है तो फिर अमल दरामद किसने करवाना है? आखिर हम क्यों बहुत सारी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं? जी,
देखें जो एज है वो पंजाब में 16 साल है। 16 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो ऐसी जगहों पे काम नहीं कर सकते जहाँ पे उनकी सेहत और सलामती के हवाले से ख़तरा ज़्यादा, और वो पूरी एक लिस्ट है हमारे कानून में जो हज़ार्डियस वर्क प्लेस की लिस्ट है। और इसी तरह से जो ख़वातीन और मर्द हैं इसमें तो कोई तफरीक नहीं है, दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात मौजूद हैं वहाँ पे सेफ्टी के तमाम चीज़ें जो हैं वो कवानीन में दी गई हैं। ठीक है। जो वर्क रिलेटेड जो हैज़र्ड्स हैं ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उसमें केमिकल हैज़र्ड्स भी हैं, उसमें बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स भी हैं, उसमें आपके जो फायर के हवाले से हैं, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती हैं, उसमें स्ट्रेस भी है। और अब आप जो बात कर रहे थे पहले, कोरोना का जो मामला भी चल रहा है और पूरी दुनिया में है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये हम ज़्यादा इसको फेस कर रहे हैं अब इस लहर को, तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, वो भी तो काम कर रहे हैं, तो उनको कोरोना का शिकार होना पड़ रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके मीडिया के लोग हैं, पुलिस है, ठीक है, तो ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है। बिल्कुल ठीक है। खालिद महमूद साहब, हमें ये भी आप प्लीज़ बताएं कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम है करना? आपने एक फैक्ट्री लगाई है, आपकी कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको आप ले रहे हो, आप एग्जिट ही नहीं रख रहे होते, इमरजेंसी एग्जिट नहीं रखे जाते, उनको देखा नहीं जाता, फिर आप चंद पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद आप बिल्डिंग अप्रूव करवा लेते हैं। ये आपके अंदर भी तो मसाइल है, सब कुछ क्या गवर्नमेंट नहीं करना है? हम जाती हैसियत में कितने ख़राब हैं? गवर्नमेंट ने कवानीन बनाने होते हैं, गवर्नमेंट ने उस पर अमल दरामद कराना होता है, लेकिन जो काम करना है वो फैक्ट्री का मालिक और जो रोज़गार देने वाले लोग हैं उन्होंने करना। अब वो चाहे कोई छोटी जगह हो, चाहे दुकान हो, बिल्कुल ऐसे ही। मार्केट्स में जब आग लग जाती हैं, हाँ जी, तो जो प्लाजाज हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे कितने हमारे सेफ्टी एग्जिट्स हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से फैक्ट्रीज़ में आमतौर पे ये होता है कि जो सेफ्टी एग्जिट्स हैं वहाँ पे वो अपना माल स्टोर कर देते हैं, वहाँ पे वो रास्ते बंद होते हैं बिल्कुल, और दरवाजे और गैर मुतल्लिका शख्स का दाखिला भी ममनू होता है, वो भी है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई खिड़की दरवाजे है भी हैं तो उनको लॉक रखा जाए, ठीक है। अब ये चीज़ें सारी कवानीन के ख़िलाफ़ हैं, तो मालकान और हमारे कानून में मौजूद है कि जहाँ 5 से ज़्यादा मज़दूर काम करते हैं वहाँ मालिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मज़दूरों के दरमियान से मुंतखब शुदा अफराद पे मुश्तमिल और अपने मैनेजमेंट से अफराद लेके और एक सेफ्टी कमेटी बनाए। अच्छा। वो सेफ्टी कमेटी जो है वो काम की जगह पे सेहत व सलामती के हवाले से मैनेजमेंट के साथ मिलकर इंश्योर करे कवानीन को और सेफ रखे उस वर्क प्लेस को। इसमें 2 चीज़ें, एक तो सेफ्टी है आपकी, एक हेल्थ है। हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पर जब काम करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरासीम लग रहे होते हैं, कोई ना कोई केमिकल्स आपके अंदर जा रहे होते हैं, कॉटन डस्ट जा रही होती है, इनहेल कर रहे होते हैं, या स्किन पे बहुत सारी चीज़ें लग रही होती हैं। आपको कुछ सालों के बाद जाके उसका पता लगता है कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ें थी आपके लिए, और उस वक्त आपको पता नहीं चल रहा था। फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं, आपकी स्किन कुछ भी, कैंसर हो सकता है, आपको फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं, आपको जिल्द की बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रेस की वजह से आपको और बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो ये सारी हेल्थ एंड सेफ्टी में आती हैं और ये वर्क रिलेटेड हैं, और इसकी अहमियत को बिल्कुल हमें समझना चाहिए। वर्कर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, और मालकान पे ये जिम्मेदारी भी होती है। जब आप बात कर रहे थे कि आग बुझाने के हालात लगे होते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता कैसे आग बुझानी है, तो ये मालकान की जिम्मेदारी है कि ड्रिल्स करवाएं वक्तन फ़वक्तन, और जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको पता हो कि उस इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है, उनको ट्रेन किया जाए, ड्रिल्स करवाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, आप तशरीफ़ लाए, सबसे पाकिस्तान बने। तो कानून तो पाकिस्तान में हर चीज़ का मौजूद है, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। जिस दिन ये अमल दरामद के मसाइल हल हो गए, पाकिस्तान में शायद सारे मसाइल बिल्कुल ऐसे ही सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। और हम बार बार यही बात करते हैं कि हमें खुद भी अपनी भी थोड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को खुद भी देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हमें अपने जो वज़े करदा कवानीन हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो हकूक़ हैं, हमें उनका भी पता होना चाहिए कि आखिर हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम किस चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। अपने लिए खुद आवाज़ तो उठाएं। आप लोग खुद बोलें तो सही, फैक्ट्रीज़ में मज़दूरों की तरह आप काम कर रहे हैं, आपको उसकी तनख्वाह तो दे दी जाती है, लेकिन आपके और बहुत सारे हकूक़ हैं जो कि दबा लिए जाते हैं। मुझे शाल में एक लेबर लीडर नज़र आ रहा है इस वक्त, लेकिन सारा मामला गवर्नमेंट पे डालने से मसला हल नहीं होगा। हमारी जो जिम्मेदारी है हमें वो पूरी
करनी है, चाहे हम मालिकान हैं, चाहे हम वर्कर हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। बार बार हम बात करते हैं कि बच्चे किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं और ये मुस्तकबिल में कौम के मामार बनते हैं। अगर इन्हें सही तरबियत दी जाए तो इसका मतलब है कि एक अच्छे और मजबूत मुआशरे के लिए एक सही बुनियाद डाल दी गई है, एक मजबूत सुतून खड़ा हो गया है। बच्चों की अच्छी तरबियत से एक मिसाली मुआशरा वजूद में आता है। हम बार बार कहते हैं, ये भी बात जो है, हम कहते हैं कि जो माँ की गोद होती है वो बच्चे के लिए पहली दरसगाह होती है। बच्चा वहीं से तरबियत लेता है या सीखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम कहते हैं कि एक नन्हा सा पौधा ही मुस्तकबिल में जो है अच्छा घना तनावर सायादार और फलदार दरख्त बन सकता है अगर उसकी परवरिश ठीक तरीके से की जाए तो। नहीं तो वो बड़ा होगा ही नहीं, तनावर ही नहीं होगा। बच्चों की तालीम और तरबियत का आगाज़ जिस तरह से इशाल कह रही थी उसकी पैदाइश से शुरू हो जाता है और बच्चों की तालीम और तरबियत में माँ बाप का किरदार, माँ का सबसे ज़्यादा, फिर वालिद का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। बच्चा जो देख रहा होता है उससे बहुत कुछ सीख रहा होता है। आज जिन मसाइल का वेस्ट भी सामना कर रहा है वो ये है कि पेरेंटिंग इश्यूज़ हैं। माँ बाप को पता नहीं है कि बच्चों की तरबियत कैसी करनी है, लेकिन अब हम भी ये देख रहे हैं कि माँ बाप जो हैं अपने दिमाग के मुताबिक, और कहा यह जाता है कि जी के बच्चों को उनके दौर के मुताबिक जो है ट्रेन किया जाए, सिखाया जाए, उनकी तरबियत कहते हैं कि बिल्कुल खाली स्लेट की मानद होता है। उसके आपने ऊपर जो तहरीर लिखनी है, जो कुछ आपने लिखना है, एक दफ़ा वो वही उसने बड़े होकर उसी के ऊपर अमल पैरा हो जाना है। अब बच्चे की तरबियत के लिए इसीलिए माँ को बड़ा अहम किरदार दिया गया है, माँ का बड़ा रोल इंपॉर्टेंट दिया गया है। बाप का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन माँ को इसलिए ज़्यादा दिया जाता है कि माँ की एफिलिएशन बच्चे के साथ ज़्यादा होती है, वक्त ज़्यादा गुजरता है। जैसे भी तो हमें क्या करना चाहिए बच्चे की तरबियत में, हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, किस तरीके से बच्चे की तरबियत होनी चाहिए, हमें ये भी नहीं पता होता। समटाइम हम माँ बाप तो बन जाते हैं, हमारे वालिदैन तो ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। क्या गलत टेक्निक जो हम पे इस्तेमाल हो रही थी बच्चों के साथ भी वैसे ही होना चाहिए? आपको एक थ्योरी पता है कि पेरेंट्स क्या कहते होते हैं? पेरेंट्स इस बारे में ये कहते होते हैं कि जब शादी होकर जाती है लड़की की तो कहते हैं जब माँ बनेगी तो खुद ही पता चल जाएगा तो कि कैसे करनी है। खुद ही पता लग सकता है का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है इशाल, क्या खुद ही पता लग सकता है माँ बाप को कि कैसे बच्चों की तरबियत करनी है या नहीं लग सकता? इसी पर बात करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल एनालिस्ट महरीन तारिक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। महरीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महरीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि पेरेंटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है? क्या अगर हम समझ लें कि जो भी हम अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं बेशक हम उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे होंगे, लेकिन हम दुरुस्त कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये हमें कैसे पता लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह मुझे शो में बुलाने के लिए। इतने अहम टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा बिल्कुल एक खाली स्लेट है, जैसे कि पहले आपने बात की। तो आपने जो अपने जिस तरह एक पौधा है, जैसे एक माली इस पौधे को लगा देता है मिट्टी में और वो ऊपर से पानी नहीं देता, उसको कोल्ड ड्रिंक डालेगा तो वो पौधा नहीं उग सकेगा। पेरेंटिंग एक सांस की तरह है हमारे माशरे के लिए कि आप अच्छी तरबियत करेंगे तो वो एक अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बन सकेगा, एक अच्छा प्रोडक्टिव इंसान बन सकेगा। आजकल मैं मानती हूँ कि पेरेंटिंग एक टफ़ जॉब हो गई है, स्पेशली स्क्रीन्स के आने के बाद, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सिर्फ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनको अगर हम माइंड में रखें तो हम अपने बच्चे की इतनी अच्छी तरबियत कर सकते हैं कि वो बहुत प्रोडक्टिव इंसान बन सकता है और इस माशरे के हिसाब से अपने बच्चे की तरबियत करें। आजकल टेक्नोलॉजी दौर है, आगे आने वाले 5-10 सालों में आप देखेंगे इंतहाई फ़र्क आ गया होगा। तो कम्युनिकेशन गैप मत रखें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हम देखें तो हमारे पेरेंट्स और हम में अच्छा खासा कम्युनिकेशन गैप आ गया था जब से ये मोबाइल फ़ोन्स और ये टेक्नोलॉजी इन हुई। बिल्कुल ऐसे है। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको पेरेंटिंग टेक्निक्स और हेल्प की ज़रूरत है तो छोटे से बेसिक पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर पेरेंट्स मद्देनज़र रखें तो टीनेजर्स इवन छोटे बच्चों की तरबियत में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, लाइक 1 to 3 ईयर का बच्चा, हाँ मोस्टली हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये छोटा सा बच्चे से बस खेलने दो, इसको बस स्क्रीन दे दो या कार्टून लगा दो एंड दैट्स इट, उसे खिलाते रहो और बस। और ये भी एक बड़े मज़े की चीज़ है कि खिलाने से भी बहुत अहम चीज़ है कि हम जो इनटेक करते हैं उसका हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो आप अपने बच्चों को अच्छी ग़िज़ा खिलाएं, देसी ग़िज़ा खिलाएं,
कोई खालिस चीज़ें हों जो कि ग़िज़ाइयत दें उनको, नॉट सिर्फ उनका एपेटाइट को फुलफ़िल करे पेट भरने के लिए, लेकिन उनको एनर्जी देने के लिए कि हम जो भी खाते हैं उसकी हमारी बॉडी पे, हमारी सोच पे, हमारी आदत पे इफ़ेक्ट होता है। तो आप घर की बनी चीज़ें स्पेशली देसी घी में अगर बना सकते हैं और अपने रियल स्पाइसेस यूज़ करते हुए अगर आप बनाते हैं, कोई भी चीज़ जो बच्चे चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, कटलेट्स बना सकते हैं, नगेट्स बना सकते हैं, कुछ भी है, थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर है। प्लीज़ अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी एफर्ट पुट करें। और आपने अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा के साथ साथ तरबियत का बहुत ख्याल रखना है। 1 से 3 साल की उम्र आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो उम्र ऐसी है कि आपको बिल्कुल अपने बच्चे से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ वक्त गुजारें, उसको छोटे छोटे वर्ड सिखाएं, उसके सामने नमाज़ पढ़े, उसके सामने अच्छी बातें करें। जो आप करेंगे बच्चे के अंदर फीड हो रहा है वो उसकी जड़ें हैं। सारी ब्रेन डेवलपमेंट इस एक टेन्योर के अंदर पूरी होती है बच्चे की, ज़्यादा लर्निंग उसकी यहीं पर। उसके बाद वो एक्ट करता है। आपको लगता है इतना सा बच्चे से क्या पता है, उसे सब पता है। और आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हैं माशाल्लाह, हर टाइम के हिसाब से बच्चे होते हैं और आजकल के बच्चे हमसे कई हाथ आगे हैं। तो ग़िज़ा के साथ उनकी तरबियत पे फोकस करें। छोटे बच्चों के लिए प्लीज़ मैं पेरेंट्स को टिप देना चाहूँगी, आप थक जाती हैं मुझे पता है, लेकिन आप बच्चों को बुक्स ला कर दें और बच्चों का बुक टाइम रखें, बच्चों का प्ले टाइम रखें अपने साथ, उसको गोद में लेके जाएं और पानी पौधों में डलवाएं। कोई पेट रखें तो प्यार से उसके हाथ को पेट करना सिखाएं। ये 1 से 3 साल की उम्र इग्नोर करने। मेरीन हमें ये बताइएगा, मैं और इशाल साथ साथ जी ठीक है, मेरीन मैं और इशाल ये जिक्र कर रहे थे कि हम अब ये कहते हैं कि जी कि हमारे पेरेंट्स तो हमारे साथ ये करते थे तो हम भी वैसा ही कर रहे होते हैं, जो हमने देखा होता है हम वैसे ही कर रहे होते हैं। क्या ये अमल हमारा दुरुस्त है या फिर हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है? जी, हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद के टाइम तक तो टेक्निक शायद काम कर जाती थी, लेकिन हम अपनी पेरेंटिंग में भी, जैसे कि हम एक ही एज ग्रुप से आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें फ़ोन से दूर रखते थे या हमें ज़रूरी इस्तेमाल भी कंप्यूटर का नहीं करने देते थे, तो बहुत से स्किल्स ऐसे थे कि माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना या कंप्यूटर यूजिंग या डाटा टाइपिंग स्किल्स डेवलप करना वो हमारे लिए मुश्किल हो गया था। अगर कोई पेरेंट्स रोकते थे तो उनके बच्चे थोड़े पीछे रह गए थे। लेकिन अगर आप क्वालिटी टाइम स्क्रीनिंग का मतलब आपने फिक्स आवर्स किए हुए कि 2 आवर्स में बेटा आप स्क्रीन को इस तरह यूज़ करो, ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो और ये 2 आवर्स आपके एंटरटेनमेंट के, इनमें आप ये वाला कंटेंट देखेंगे। अच्छा, ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आजकल की शॉर्टेज की वजह से मैं आपसे के ज़माने के हिसाब से पूछना चाहती हूँ इस वक्त कि हम लोग ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत असर छोड़ता है एक बच्चे के ऊपर, कि घर से बच्चा सीखता है, बाहर के इर्द गिर्द के माहौल से सीखता है। माँ बाप का जहाँ पर झगड़ा हो रहा हो, माँ बाप बहस कर रहे हो, एक दूसरे पर शाउट कर रहे हो, बच्चे पर कितना असरअंदाज हो सकता है ये, और पेरेंट्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, पहली दरसगाह माँ की होती है। बच्चे ने सबसे पहले जो उसकी पर्सनालिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है वो छाप उसकी माँ की होती है, क्योंकि सादा टाइम उसका अपनी माँ के साथ गुजरता है। तो प्लीज़ आप जो करेंगे वही आपका बच्चा करेगा। बच्चा देख के सीखता है, बच्चा बोलने से नहीं सीखता है। और टीनेजर्स के लिए एक टिप है, प्लीज़ अपने बच्चों को सुने, उनके लिए एक स्ट्रेटजी बनाए कि वो क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं और आप कितनी लिमिट उसको दे सकते हैं, और कोई दरमियानी रास्ता रखें, क्वालिटी टाइम गुजारें और स्ट्रेटेजाइज करें उसकी लाइफ को, और उसे डिसिप्लिन भी सिखाएं कि बेटा अगर ये चीज़ें आपने इस तरह ना की, बीना टीनेजर मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मीट करनी है घर के लिए, और अगर आप ये नहीं मीट करते तो ये वाली डिसिप्लिन एक्शंस मुझे लेने होंगे, ये वाली पनिशमेंट इस एक्शन के अगेंस्ट होगी, ताकि बच्चे को क्लियर कम्युनिकेट हो, कोई एकदम सरप्राइजिंग चीज़ ना हो कि हो ये मैंने किया नहीं तो अब पेरेंट मुझे क्या कह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है मेरीन, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। आप बता रही थी कि कौन सी पेरेंटिंग टेक्निक्स हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। और इशाल, जो आपने शाउट वाली बात की, बच्चे पर शाउट भी नहीं करना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इससे ख़राब होती है और ज़हनी नशोनुमा ही नहीं हो पाती है। बच्चा कोई भी काम करने से पहले घबराता रहता है। बिल्कुल ऐसे हमने पहले भी ये बात की थी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो दब कर रह जाती है, जो उसकी डिसीजन मेकर एक सेंस होती है वो डेवलप ही नहीं हो पाती है, उसे पता ही नहीं होता कि उसने क्या। और ये जवानी में जाके पता लगता है। बिल्कुल, जवानी में जाके वो हम कहते हैं ना कि ममाज बॉय बन जाता है, या उसको पता ही नहीं होता कि भाई करना क्या है, या बच्चियों को जिस तरह से डिसीजन मेकर होना चाहिए उस तरह से वो नहीं कर पाती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको खुद ख्याल रखने की ज़रूरत है कि बच्चों के ऊपर एटलीस्ट हाथ सिर्फ उठाना नहीं, आप उनके ऊपर ऊंची आवाज़ में बात भी ना करें, शाउट ना करें, उनको समझाएं प्यार से, लॉजिक से समझाने की कोशिश करें। आपके बीच में और बच्चों के बीच में एक गैप है, उसको ख़त्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। इंशाल्लाह ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। कोरोना वायरस ने पूरे भारत में जो है वो मौत का जो है जाल बिछाया हुआ है, मगर
पैसे की चमक ने लीग इंतजामिया को अंधा कर दिया और ये उनका मीडिया खुद तनकीद कर रहा है। केसेस में इजाफे के बावजूद जो IPL है इसको जारी रखने पर मुंतजमीन को शदीद तनकीद का सामना है और जिसके बायस लीग मुलतवी होने के इम्कानात भी अब बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हालात बिगड़े हैं। इस पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की जानिब से IPL छोड़ने का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा ले लें, केन रिचर्डसन ले लें, इन्होंने प्रीमियर लीग से अलग हो गए हैं, ये इन्होंने ऐलान कर दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ज़ाती वजूहात की बिना पर IPL छोड़कर वापस वतन जा रहे हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं कि ज़ाती वजूहात से ज़्यादा इस वक्त जो सूरत हाल है भारत की वो एलिमेंट हो सकता है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक भारत से उड़ने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया और अब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप इंडिविजुअली वहां पर गए थे, हम आपके लिए स्पेशली कोई इकदाम नहीं करेंगे, आपको खुद ही फ्लाइट देखनी होगी कि आपको मैसर आ रही है कि नहीं आ रही। और फिर PSL 6 के साथ साथ बात करते हैं कि बकाया मैचेस में बोर्ड ने 1 से 20 जून तक कराची में ये जो कराने का ऐलान कर रखा है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तेज़ी से मुल्क में अब हमारे पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो रहा है, क्या ये बकाया मैचेस जो हैं जो हमारे पास एक ही विंडो बची थी, दानिशमंदी होगी या नहीं, या मुमकिन भी हो पाएगा कि बिल्कुल ऐसा ही है। PCB हुकाम भी इस वक्त हालात देखकर ही कोई फैसला करेंगे क्योंकि जो सूरत हाल है इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के कल के टेस्ट की बात करें तो कल टेस्ट से शुरू हो रही है, कल पहला टेस्ट होगा। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मुल्फार भी, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि PCB मैनेजमेंट एक बार फिर फंस गई है। PSL के बकिया मैचेस जून में करवाने का ऐलान किया था, हमारे पास कोई विंडो ही नहीं बची थी। कोरोना वबा के पेश नज़र आपके ख्याल में ये मुमकिन हो पाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यकीन तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग जब 3 मार्च 2021 को जब मुलतवी हुआ तो एक बड़ा सवालिया निशान था, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने बड़ी मेहनत से 3 मार्च 2009 में लाहौर में जो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ उसके बाद बड़ी तवील इंतजार के बाद क्रिकेट को पाकिस्तान लेकर आए। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बदकिस्मती थी, हमारी अपनी नाअहली भी थी कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान में जमा करके मेला शुरू कर चुके थे और आखिर में बायोसिक्योर बबल हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए और इवेंचुअली क्या हुआ कि वो लीग हमें वहां पर रोकनी पड़ी और मुलतवी कर दी गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो भारत ये एस्पेक्ट है कि इस लीग को कंप्लीट किया जाए, लेकिन जिस तरह भारत में भी IPL के ऊपर इस पर सवालात उठ रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर आप कोरोना के केसेस देखें या अगर आप NCOC के हर रोज़ के मीटिंग्स देख लें, फैसले देख लें, तो एक है वो कैफियत नहीं है कि ठहराव है, बल्कि चीज़ें जो है ना वो एक खतरे की जाने बढ़ती भी दिखाई दे रही हैं। बट क्रिकेट जो है वो जिस तरह IPL हो रहा है, मेरी तो अपनी ज़ाती राय ये है कि देखें ऑब्वियसली जो कुछ हो रहा है भारत में, या अल्लाह न करे पाकिस्तान में जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसका क्रिकेट से कोई लेना देना तो है नहीं। तो क्रिकेट जो है वो अगर बायोसिक्योर बबल मेंटेन करके वो उसके अखराजात उठा सकते हैं। गैर मुल्की खिलाड़ी, कल आप देखें ना कि बड़े बड़े नाम अगर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में और पिक हो गए, जिनमें आंद्रे रसल हैं, मार्टिन गुप्टिल हैं, शकीबुल हसन हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, महमूदुल्लाह रियाज हैं, तिशारा परेरा हैं, ये सब भी तो आने को तैयार हैं। अब जिंदगी में ऑब्वियसली हमें जहाँ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हमने एहतियात करनी, वहीं ज़िंदगी तो साथ साथ बढ़ ही रही है ना, आप और हम भी अपना सारा काम कर रहे हैं, तो क्रिकेट को भी चलना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला ठीक है, लेकिन आई थिंक बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपके मुल्क में सूरत हाल क्या होती है। 23 मई को जो है वो खिलाड़ी जमा होने शुरू होंगे और 1 जून से जो है वो इस लीग का आगाज़ होना है। तो उस लीग के आगाज़ से पहले हालात क्या होंगे, आई थिंक ये बहुत मैटर करता है। गवर्नमेंट NCOC के अगर हम इजलास या फैसले देखें तो सख्ती होती जा रही है। मेरी दुआ है, आपकी भी ये दुआ होगी कि ये कोविड का जो मामला है ये अंडर कंट्रोल रहे, तो ये कंट्रोल रहेगा तो फिर सारी चीज़ें इससे लिंक्ड हैं। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत 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 बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि 2 मरतबा हमारी लीग मुलतवी हुई है, अब शायद तीसरी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए गैर मुल्की जो फर्म है उसकी खदमात हासिल की जा रही है बायोसिक्योर के लिए, वो ये सारा कुछ करेंगे। तो मेरे ख्याल में मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा इस असूली फैसले को ही कि आप लीग को कंप्लीट करवाएं। ऑब्वियसली कोविड अभी मौजूद है, खतरा बरकरार रहेगा, रिस्क फैक्टर भी है, क्राउड होगा नहीं होगा ये फैसला होना बाकी है, लगता मुश्किल है। अच्छा, बट अगर भारत में कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है, इस पे खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, इसके बावजूद IPL को मुलतवी नहीं किया गया है, क्या इसके पीछे देख रहे हैं कि सिर्फ पैसे की चमक है या फिर ICC इस बारे में सख्त फैसले करने के लिए कतरा रहा है, तैयार ही नहीं है? अच्छा देखिए, ये एक ऐसा मामला है मेरे ख्याल में जिसको हमें पूरी तरह समझने की ज़रूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब पाकिस्तान में एक केस आया था 2020 में जब PSL 5 हो रहा था तो लीग मुलतवी हुई, इसी तरह 5-6 केसेस पर हुए। बट यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि जब से भारत में कोविड का एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज हुआ है,
बट अगर आप देखें उनके 3 ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स चले गए, एडम जंपा चले गए, रिचर्डसन चले गए, एडम टाई चले गए, और अश्विन जो भारत के स्टार हैं उन्होंने खेलने से जो है वो माजरत कर ली। बट अगर आप देखें तो कोई एक भी क्रिकेटर पॉजिटिव नहीं आया अब तक इस पूरे सिनेरियो में। ऐसा तो देखें आईपीएल में आप मानेंगे कि है और उसकी ब्रांड वैल्यू भी है, और हमें ये भी पता है कि ऑब्वियसली डोमिनेंस भी रहता है भारत का आईसीसी पर सारा कुछ। लेकिन अगर हम देखें तो बायोसिक्योर बबल की जो कामयाबी है वो इसके पीछे उसकी बड़ी वजह है। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं समझता हूँ यही सीखना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो निकात है बड़ी हद तक वो आईपीएल पे भी डिपेंड करता है। अगर आईपीएल खुदा ना खास्ता यहाँ पर डिस्टर्ब होती है और नहीं हो सकती आगे जाकर, तो इसका बराह रास्त असर पीएसएल पे पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह बता देता हूँ। क्योंकि गैर मुल्की प्लेयर्स की बड़ी तादाद पीएसएल भी खेल के पाकिस्तान आएगी, जिनमें डेविड मिलर हैं, ऑब्वियसली इमरान ताहिर हैं, 2-3 और प्लेयर्स हैं। बट अगर वो पीएसएल आईपीएल खेल कर कंप्लीट करके पहुंचेंगे तो वो एक अलग सूरत हाल है। बट अगर आईपीएल ही ना हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक लीग चंद दिन पहले ही खराब हुई है कोविड केसेस वजह से, और हमारे यहाँ भी कोविड, हमारा मीडिया अगर उठा के कोई भी इंटरनेशनल चैनल इस पर देख ले या कोई गैर मुल्की, उसको नजर आएगा कि यहाँ भी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ भी पाबंदियां लग रही हैं। तो सूरत हाल किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। आई थिंक खेलों के लिहाज से मेरी राय होगी कि इस वाक़े को हम, इस कंपैरिजन को जो है ना वो एक एबिलिटी वाइज रखें। भारत में कोविड के केसेस जरूर बढ़े हैं पर खिलाड़ियों में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 5 से 6 प्लेयर पॉजिटिव हो गए थे, जो हमारी अपनी कोताही थी। आई थिंक हमें अपने बायोसिक्योर को देखना चाहिए। भारत में जो कुछ हो रहा है वो उन्हें आई थिंक करने देना चाहिए जो भी कुछ है। बट पाकिस्तान का अपना फोकस पाकिस्तान सुपर लीग पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ठीक है। गफार ने T20 सीरीज तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत ली। कल जो है पहला टेस्ट मैच होगा। खिलाड़ी बड़ी तादाद में तब्दील हुए हैं। टेस्ट टीम जो है वो जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली हमें दिखाना होगी, रखना होगी, और साथ ही कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए की रोल अदा करेंगे? देखिए जैसे तैसे भारत जीत गए T20 सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने पे बहुत खुश थे, वनडे हो या T20 को, कि उनकी भी फर्स्ट क्लास टीम नहीं थी। बट जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने जो T20 सीरीज जीती वो इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। फैंस भी खुश नहीं है, क्रिकेटर्स को आप उठा के देख लें, अब वो सवालात उठा रहे हैं। बट चलें, जो हुआ सो हुआ। अब मिसबाह और स्पेशली टेस्ट टीम की अगर हम बात करें तो बहुत डिफरेंट है हमारी टेस्ट टीम, क्योंकि ओपनर्स बिल्कुल चेंज हैं। आबिद अली, इमरान भट्ट आ जाएंगे, अजहर अली आ जाएंगे, फवाद आलम आ जाएंगे। पूरी की पूरी टीम ही तकरीबन हमारी चेंज है। बॉलर्स हमारे ताबिश खान या ऑब्वियसली नोमान अली, साजिद या जाहिद महमूद, तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एक डिफरेंट टीम है। तो हमारी टेस्ट टीम को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है वो अपर एंड दिखाई दे रहा है ऑन पेपर। जिम्बाब्वे की टीम जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में शायद तगड़ी नहीं होगी। T20 में आपको पता है कि छोटी क्रिकेट होती है 20 ओवर्स की, वहाँ पे एक अपसेट का या जो कम्पेटिटिवनेस है उसका एक एलिमेंट बरकरार रहता है। बट टेस्ट क्रिकेट इज समथिंग जो 4 इनिंग पे डिपेंड करती है मैक्सिमम अगर जाए, और 5 दिन भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आपको बड़ी जान, आपके कहते हैं जान लगानी पड़ती है आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो मेरी तो काफ़ी उम्मीदें, आई थिंक बैटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इमरान भट्ट, आबिद अली ऑब्वियसली आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन ये इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचेस हैं, रन्स करें, सबसे पहले मौका भी आपको मिल रहा है। तो आई थिंक दोनों का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अब बाबर आजम और फिर ऑब्वियसली अजहर अली, फिर उसके बाद रिजवान या फवाद आलम, तो बहुत अच्छी हमारी बैटिंग लाइन है। मुझे तो बड़ी अब उम्मीद है कि ये बैटिंग लाइन जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। गो कि हमारी बॉलिंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मनवाने की जरूरत है, क्योंकि नए स्पिनर हैं। शाहीन की टेस्ट में भी परफॉर्मेंस अच्छी होना बाकी है। गो के बड़े बासलाहियत हैं, ताबिश खान को हम खिला सकते हैं। तो टेस्ट टीम हमारी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। आई थिंक पाकिस्तान को अपनी अगर नॉर्मल क्रिकेट भी हम खेले तो हमें आसानी से जीत जाना चाहिए। तो फिर बाबर आजम की बात कर लेते हैं। एज अ कप्तान उन्हें बड़ा पसंद किया जा रहा है, फिर उनकी बैटिंग अप्रोच की बड़ी तारीफ हो रही है। उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में कैसी बॉडी लैंग्वेज रखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस हो या रिजवान, बेसिकली 2 ही तो प्लेयर्स हमारे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और बाबर को आई थिंक हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। जब से कप्तान बने अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। पाकिस्तान टीम उनकी वजह से ही जीत रही है, अगर आप देखें उनकी और रिजवान की वजह से। तो बाबर से तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, बट डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बेहतर बनाने की जरूरत है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, जैसे हमने बहुत दफ़ा बात की। लेकिन चले, जो हुआ सो हुआ। आई थिंक वनडे और T20 पे जब दोबारा खेलेंगे तो जरूर बात करेंगे जब टीम सेलेक्ट होगी। बट टेस्ट टीम के अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को जिम्बाब्वे को टफ टाइम देना चाहिए। हमारी टीम अच्छी खासी है। और बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक बाबर ने अच्छी कैप्टनसी की है। मेरे ख्याल में तो उन्होंने जो स्पेशली सेंचुरी बनाई थी, जो जोश दिखाया था साउथ अफ्रीका में एक मैच के अंदर, क्रिटिसिज्म का एक तरह से उन्होंने जवाब दिया था अपने उस ललकार के अंदाज से, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। कप्तान को ऐसा ही होना चाहिए, जो जोश रखता हो, क्योंकि पूरी टीम उसको देख के जो है वो बिल्ड ऑन होती है। तो आई थिंक असल इम्तिहान तो भारत मिडिल ऑर्डर का है कि रिजवान
तो चलें टेस्ट टीम में छठे सातवें बैटिंग करेंगे, बट उनके अलावा भी ज़रूर बैट्समैन जो है परफॉर्म करें। बाबर और रिजवान पिछले 6 महीने से पाकिस्तान बैटिंग की बैकबोन है, लेकिन आई थिंक अब ये वक्त आ गया कि थोड़ा बाकी प्लेयर्स रन करें, बाबर को सपोर्ट करें। जैसे भी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस रही, एक चीज़ भारत अच्छी ज़रूर है कि हमें जीत मिल रही है। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, जिम्बाब्वे से भी T20 मैच जीते, सीरीज जीते, गो एक मैच हार गए थे, बट ये T20 सीरीज जीत के भी हम अच्छा जो है वो एक टूर के खिताब कर सकते हैं। यस, बाबर आजम डूइंग वेल, बट आई थिंक उनको और सपोर्ट की जरूरत है, जो उनको और सपोर्ट की ज़रूरत है। साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, मैच के ऊपर बात कर रहे थे। हम तो उम्मीद यही करते हैं PSL के सारे मैचेस जो हैं वो खैरियत से होंगे। जून तक है, जून में शुरू होने हैं, तो जून तक हम उम्मीद करते हैं कि जो कोरोना का जोर है टूट चुका होगा। इंशाल्लाह हम इसकी उम्मीद भी करें, दुआ गो भी हैं कि हालात जो है वो जल्द से जल्द पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो जाएं, पूरी दुनिया से जो आलमी हमने एक साथ लड़ना है इस वबा से, बिल्कुल, और ये खत्म हो जाए। अब हम इजाज़त लेंगे दोनों, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।